हेलो बच्चों। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मैं विश्वजीत आपका जीतू भाई और एक चैप्टर लेके आया हूँ, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। इस चैप्टर को हम सोचते हैं कि ये क्या है, उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट है उससे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है, मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़ा हुआ है अभी तक, उसमें से सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर के बारे में हमारा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को ठीक कर सके और हमारे लिए कुछ अच्छा काम कर सके, तो ये कौन सा है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। हम आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हैं। क्या कि सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं लेकिन बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं और उनको हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, और उसकी वजह से हमारे लिए खतरा और ज्यादा बनते जा रहा है। तो उसी से इसी इसी के ऊपर बेस्ड है ये चैप्टर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हर एक इंसान को, चाहे वो साइंस के फील्ड का हो या फिर आपका नॉन साइंस फील्ड के बैकग्राउंड से हो, उन सबको इसके बारे में तो जानना ही चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छा नागरिक होने के नाते और एक अच्छा ह्यूमन बींग होने के नाते हमें तो इसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमने जब इकोलॉजी स्टार्ट किया था और वहां पे जब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, वहां पे हमने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल्स को देखा था। और हमने वहां पे क्या देखा था कि द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। किससे? मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, या फिर क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड हो गए, कार्बोपॉलीसैकेराइड्स हो गए, उनसे स्टार्ट होता है। और वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक स्पेसिफिक मैनर में ऑर्गेनाइज होंगे और सेल ऑर्गेनेल्स बनाएंगे। और सेल ऑर्गेनेल्स से क्या बनेगा, सेल बनेगा। और फिर बहुत सारे सेल जिनका क्या होगा, कॉमन ओरिजिन होगा, वो मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे। और टिश्यूज बहुत सारे मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे या फिर टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। और टिश्यू सिस्टम से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। और ऑर्गन ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। और उससे क्या बनेगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेगा, जिसको आपने क्या कहा था, आपने कहा था यूनिट ऑफ इकोलॉजी कहा था। उसके बाद क्या होगा, एक ही स्पीसीज के जितने भी इंडिविजुअल्स एक गिवन टाइम पीरियड में गिवन एरिया में रहते हैं, उसको आपने पॉपुलेशन कहा। और फिर कम्युनिटी हमने देखा, क्या वहां पे ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इन एन इंडिविजुअल, जिसको सॉरी इन एन एरिया, दैट इज नॉन एज कम्युनिटी। और उसके बाद क्या है, जो कम्युनिटी है मतलब बहुत सारे पॉपुलेशन है, वो प्लस उसका जो एनवायरनमेंट है उसको मिला के आपने क्या कहा, इकोसिस्टम कहा। उस एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर दोनों आ जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हमने क्या देखा था, बायोम देखा था। क्या देखा था, बायोम देखा था। तो ये क्या है आपका, ये हुआ आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलूंगा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो चलो लिख देते हैं, ये क्या है आपका, ये मैं क्या बोलूंगा, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या है, एडवर्ड विल्सन। इन साइंटिस्ट सर ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कौन सा टर्म को पॉपुलराइज किया, उन्होंने बायोडायवर्सिटी जो टर्म है उसको पॉपुलराइज किया। ठीक है, और उनके हिसाब से जो बायोडायवर्सिटी है, बायोडायवर्सिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अलग अलग टाइप के स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जितने भी हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, मतलब आपका मैक्रो मॉलिक्यूल से लेके बायोम तक, वो जितने भी आपका क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी लेवल पे जो डिफरेंसेस मिलता है, जो वेरिएशंस मिलेगा इन सभी लेवल पे, उसको उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बायोडायवर्सिटी। मतलब क्या, रिपीट कर रहा हूं, बायोडायवर्सिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, मतलब अलग अलग टाइप के स्पीसीज, सिर्फ ऐसा नहीं है। मैं क्या बोलूंगा, बायोडायवर्सिटी का मतलब एज पर एडवर्ड विल्सन, तो आप कहोगे डिफरेंट टाइप्स के मैक्रोमोलिक्यूल होना, ये भी बायोडायवर्सिटी है। डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होना, ये भी बायोडायवर्सिटी है। डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होना, ये भी बायोडायवर्सिटी है। तो इस तरह से हर एक लेवल पे जो डिफरेंसेस मिलता है, जो वेरिएशंस मिलता है, उसको उन्होंने क्या कहा, बायोडायवर्सिटी कहा। तो इसलिए हमने क्या कहा, एट ऑल लेवल्स, है ना। तो हमने क्या, जो डाइवर्सिटी कहां पे मिल रहा है, सारे लेवल पे मिल रहा है, उसको हमने क्या कहा, बायोडाइवर्सिटी कहा। ठीक है, अभी जो बायोडाइवर्सिटी है
उसको हमने मेनली 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया। कितने ग्रुप में? मेनली 3 ग्रुप में। कौन सा? एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक है स्पीसीज डाइवर्सिटी और एक है कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इन तीनों का मतलब क्या है देखेंगे। देखो, जो ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सेलुलर हो या फिर एसेलुलर हो, फॉर एग्जांपल विरोइड क्यों ना ले लो या फिर आप वायरस भी क्यों ना ले लो, सब में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल तो होता ही होता है। अब जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या? वो केमिकल जिसमें जीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब देखो, जो क्या है, कोई मान लो अगर मैं सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो सारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो जीन है या फिर जेनेटिक मटेरियल दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या है? डबल स्ट्रैंड डीएनए है। अब क्या है, मैंने जब कहा जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या है? आप एक स्पीसीज लोगे। कितना स्पीसीज? एक स्पीसीज। तो उस स्पीसीज के जो अलग अलग मेंबर्स होंगे, उन अलग अलग मेंबर्स में क्या होगा? जीन का जो एलील्स होंगे वो उसमें डिफरेंसेस आपको शो होगा। ठीक है। तो उनके जो जीन्स के लेवल पे या फिर एलील्स के लेवल पे या फिर मैं क्या बोलूंगा, क्रोमोसोम या फिर डीएनए के लेवल पे जो डिफरेंसेस आपको मिलेगा, कहां पे? विद इन दी अमॉन्ग दी मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के जो अलग अलग मेंबर्स है उनमें क्या है? डिफरेंसेस मिल रहा है। कहां पे? जीन के लेवल पे बोल सकता हूं या फिर एलील के लेवल पे या फिर क्रोमोसोम के लेवल पे भी बोल सकता हूं। तो उसको आपने क्या कहा? जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो यहां पे कहां मिल रहा है डाइवर्सिटी? विद इन दी सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के अंदर मिल रहा है। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कैसे? सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल आपने तो पढ़ा, सॉरी, कभी कभी ट्रांसलोकेशन होता है, आपको पता है ना बच्चों। और जब ट्रांसलोकेशन होगा तो क्या होगा? एक नॉन होमोलस क्रोमोसोम का सेगमेंट दूसरे में चले जाता है ना, दूसरे में चले जाता है और उससे क्या होता है? कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स हो जाएगा, जैसे कि ल्यूकेमिया होता है। क्या होगा? ल्यूकेमिया होगा। तो वहां पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है। तो ऐसा है, या फिर क्रोमोसोम के नंबर में भी चेंज होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने क्या कहा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ, डाउन सिंड्रोम हुआ, इनमें भी क्या है? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी चेंज हो रहा है। तो किसी में भी अगर वेरिएशंस आ रहा है, जैसे कि आपका एलील्स हुआ, एंटीजीन्स हुआ या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, और एक ही स्पीसीज के अंदर, तो आपने उसको क्या कहा? जेनेटिक डाइवर्सिटी। और उसका एक बेहतरीन एग्जांपल कौन सा है? रोवोल्फिया वोमिटोरिया। ये आपको कहां मिल जाएगा? जो आपका क्या है? हिमालय है ना। तो हिमालय के अलग अलग रेंजेस में मिल जाएंगे। ठीक है। और जो रोवोल्फिया है, इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है? इस रोवोल्फिया से कुछ केमिकल बनेगा जिसका नाम क्या है? रेजरपाइन। क्या है? रेजरपाइन। इसको हम एक ड्रग की तरह यूज करेंगे। किसके तरह? ड्रग की तरह यूज करेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या कहा? जो रोवोल्फिया है उससे क्या बन रहा है? तो आपने कहा उससे केमिकल बन रहा है जिसका नाम क्या है? रेजरपाइन। किसके तरह यूज करेंगे? एक ड्रग की तरह, एक मेडिसिन की तरह इसको यूज करेंगे। अब क्या है? हिमालय में जो ये स्पीसीज मिलता है, वोमिटोरिया स्पीसीज मिलता है, वो अलग अलग रेंज पे जो ये स्पीसीज मिलेगा, उनमें जो रेजरपाइन मिलेगा बनेगा वो अलग अलग क्वांटिटी में बनेगा। मान लो आपका बॉटम वाले एरिया में जो आपका, मान लो क्या है, ये हिमालय का रीजन है, इस बॉटम वाले एरिया में जो आपका प्लांट मिलेगा, ये जितना रेजरपाइन बनाएगा, और उसके ऊपर जो आपका रेजरपाइन प्लांट मिलेगा, ये जितना रेजरपाइन बनेगा, उनके क्वांटिटी में डिफरेंस आएगा। किसमें? क्वांटिटी में। ठीक है। मतलब कंटेंट में डिफरेंस होगा। दूसरी बात क्या? ये जो रेजरपाइन बनाएगा, ये मान लो रेजरपाइन है और ये जो बना ये मान लो रेजरपाइन है, तो ये दोनों रेजरपाइन है, लेकिन इसका जो इफेक्टिवनेस है, इसका जो पोटेंसी है, उसका जो एबिलिटी है, वो जितना होगा इसका उतना नहीं होगा। मतलब क्या है? दोनों चीज में डिफरेंस होगा। स्पीसीज सेम लिया आपने, केमिकल भी सेम लिया आपने, लेकिन जितना क्वांटिटी में बनेगा वो डिफरेंसेस शो होगा। और इन जो आपका रेजरपाइन बना, उनका जो एबिलिटी है, उनका जो कैपेबिलिटी है, पोटेंसी है, उसमें डिफरेंस आएगा। तो इसलिए हमने क्या कहा? उसके पोटेंसी में डिफरेंसेस शो होता है और उसके कंसेंट्रेशन में, मतलब क्या, कितने अमाउंट में बनेगा, उसमें डिफरेंसेस शो होगा। तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि इसका जो ये जो आपके प्लांट्स मिल रहे हैं, रोवोल्फिया वोमिटोरिया, इनमें क्या हो रहा है? उनके जीन्स के लेवल पे, उनके एलील्स के लेवल पे डिफरेंसेस शो हो रहा है। मतलब ये क्या शो कर रहे हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं। ठीक है। तो ये उसका एग्जांपल है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद और भी कुछ एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, क्या कि इंडिया में, कहां पे? इंडिया में क्या है? मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स किसके हैं? राइस के हैं,
है ना। तो स्ट्रेन अगर मैं कह रहा हूं मतलब क्या है, ये स्ट्रेन मतलब वो सेम स्पीसीज के अलग अलग मेंबर्स को बता रहा है, जैसे कि हम क्या कहते हैं वैरायटी कहते हैं ना, उसी की बात ये कर रहा है। ठीक है, तो ये जो राइस के अलग अलग वैरायटीज है, ये किसके वजह से, राइस में जो जीन्स है उनके एलियल्स के लेवल पे डिफरेंसेस है, इसीलिए यहाँ पे हुआ। और उसके बाद क्या है, मैंगो प्लांट की अगर बात करेंगे, सिर्फ इंडिया की ही बात करते हैं, तो वहां पे क्या है, 1000 या फिर उससे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, अलग अलग वेराइटीज है। ठीक है, किसके लेवल पे, किस बेसिस पे है, हमने यहाँ पे देखा जीन के लेवल पे देखा। मतलब ये कुछ एग्जांपल, ये दो तीन एग्जांपल, रोवोल्फिया के एग्जांपल, और क्या राइस के कितने टाइप है और मैंगो के कितने टाइप है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, आपने यहाँ पे एक एरिया ले लिया, क्या लिया, एरिया लिया, और इस एरिया में आपने क्या किया, अलग अलग स्पीसीज को लिया। मान लो यहाँ पे स्पीसीज ए ले लिया आपने, क्या लिया, स्पीसीज ए लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया आपने, स्पीसीज बी लिया, और उसके मान लो उसके बाद क्या किया, मान लो आपने स्पीसीज सी लिया, क्या लिया, स्पीसीज सी लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिया। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या एक ही स्पीसीज से नहीं है, यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज है, स्पीसीज ए है, बी है, सी भी प्रेजेंट है। तो मैं अगर बोल रहा हूं स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइप के स्पीसीज है और हर एक स्पीसीज के कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, उसको मैं क्या कहता हूं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या बोलूंगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी। उसको मैं सिंपल भाषा में क्या लिखा हूं, वैरायटी और टाइप्स ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया, एक एरिया में कितने टाइप के स्पीसीज हैं। ठीक है, अभी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये दो चीजों का प्रोडक्ट है। क्या है, एक है स्पीसीज रिचनेस है और दूसरा क्या है, स्पीसीज इवननेस। अब इन दोनों का मतलब क्या है देखेंगे, फिर उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या है, ये है कि मान लो दो एरिया हमने लिया, क्या लिया, दो एरिया लिया। ठीक है, सपोज ये क्या है, ये सपोज आपका एरिया 1 है, क्या है, एरिया 1 है, और ये सपोज क्या है, एरिया 2 है, क्या है, एरिया 2। और इस एरिया 2 में मान लो हमने क्या किया, कुछ स्पीसीज लिया, जैसे कि हमने क्या लिया, स्पीसीज पी लिया, क्या लिया, स्पीसीज पी लिया, और मान लो यहां पे क्या किया, स्पीसीज क्यू लिया, क्या लिया, स्पीसीज क्यू लिया। ठीक है, तो हमने दो टाइप के स्पीसीज लिया। अब यहाँ पे कितने टाइप के स्पीसीज है, तीन टाइप के, ए बी सी, और यहाँ पे पी क्यू। तो यहाँ पे ज्यादा टाइप के स्पीसीज, यहाँ पे कम टाइप का स्पीसीज, तो मैं क्या बोलूंगा, इस एरिया में स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है, यहाँ पे क्या स्पीसीज रिचनेस कम है। जितना ज्यादा टाइप के स्पीसीज, रिचनेस उतना ज्यादा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है आपका स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज इवननेस का मतलब क्या है, हम वहां पे अलग अलग स्पीसीज के नंबर ऑफ मेंबर्स को देखते हैं। अगर क्या है, अलग अलग स्पीसीज के नंबर ऑफ मेंबर्स अगर मोर और लेस सिमिलर है, तो मैं क्या बोलूंगा, इवननेस ज्यादा है। अगर उनके नंबर में डिफरेंसेस काफी ज्यादा है, तो मैं क्या बोलूंगा, वहां पे इवननेस बहुत कम है, वहां पे क्या होगा, डोमिनेंस होगा। क्या होगा, डोमिनेंस होगा। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पे क्या किया, सपोज यहाँ पे मैंने दो एरियाज ले लिया, क्या लिया, दो एरियाज लिया, और यहां पे मान लो इस एरिया में मान लो स्पीसीज ए के कितने मेंबर है, 100 मेंबर्स है, और स्पीसीज बी के मान लो कितने हैं, 90 मेंबर्स है। और मान लो यहां पे क्या है, स्पीसीज पी के मान लो 1000 मेंबर्स है, और मान लो स्पीसीज क्यू के मान लो आपका 50 मेंबर्स है, इतने मेंबर्स है। तो एक चीज देखो, इस केस में दोनों का, इस एरिया और इस एरिया का स्पीसीज रिचनेस क्या है, सेम है, क्योंकि यहां पे दो टाइप के स्पीसीज, यहां पे भी दो टाइप के स्पीसीज, तो क्या बोलूंगा, इन दोनों एरिया का स्पीसीज रिचनेस सेम है। लेकिन लेकिन इस एरिया का स्पीसीज इवननेस और इसका स्पीसीज इवननेस अलग अलग है। यहां पे ए और बी का नंबर क्या है, मोर और लेस सिमिलर है। ए के नंबर ऑफ मेंबर्स 100 है, बी के 90 है, मतलब क्या है, मोर और लेस सिमिलर है। मतलब क्या है, यहां पे स्पीसीज इवननेस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, स्पीसीज इवननेस मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर में काफी डिफरेंस है, पी का 1000 और क्यू का काफी कम है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, डोमिनेंस शो हो रहा है। और यहाँ पे कौन डोमिनेंस शो कर रहा है, तो आप बोलोगे क्यू, क्योंकि क्यू का नंबर, सॉरी पी, क्योंकि पी का नंबर क्या है, ज्यादा है। और इस दोनों एरिया में आपका इन दोनों एरिया में क्या है, मैं बोलूंगा स्पीसीज रिचनेस सेम है। क्या है, स्पीसीज रिचनेस सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, स्पीसीज रिचनेस क्या है, सेम है। क्या है, सेम स्पीशीज रिचनेस है, क्योंकि यहां पे दो टाइप के स्पीशीज, यहां पे भी क्या है, दो टाइप का स्पीशीज। समझ में आया। तो हमने क्या कहा, स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो दो चीजों का प्रोडक्ट है, स्पीशीज रिचनेस का भी और स्पीशीज इवननेस का भी। समझ में आया। तो हम ये कहते हैं कि एक इकोसिस्टम, एक एरिया उतना ज्यादा स्टेबल होगा अगर वहां पे जितना ज्यादा स्पीशीज रिचनेस होगा,
और जितना ज्यादा स्पीसीज इवेंटनेस होगा वहां पे इकोसिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब क्या, जहां पे जितना ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगा वो इकोसिस्टम उतना ज्यादा हेल्दी होगा, उतना ज्यादा बेहतर होगा। क्या बोला, समझ में आया? तो ये हमने देखा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों को कंपेयर करेंगे तो वेस्टर्न घाट में, कहां पे, वेस्टर्न घाट में क्या है, एम्फीबियंस ज्यादा होते हैं। किसके कंपैरिजन में? ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? ईस्टर्न। तो वेस्टर्न में ज्यादा होता है, ईस्टर्न में कम होता है क्या? एम्फीबियंस। ठीक है, ये हमने देखा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, मतलब ये एक एक एग्जांपल देखा हमने। तो दो टाइप के हमने क्या देख लिया? स्पीसीज डाइवर्सिटी देख लिया। अब उसके बाद क्या है? थर्ड टाइप के डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, और वो कौन सा है? कम्युनिटी डाइवर्सिटी या फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखो, अभी तक हमने क्या देखा? विद इन स्पीसीज अगर डाइवर्सिटी है तो क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी है। और अगर मैं क्या है, एक कम्युनिटी के लेवल पे, या फिर मैं कम्युनिटी तो नहीं बोल रहा हूं, अलग अलग टाइप के स्पीसीज अगर मैं बोल रहा हूं तो मैंने क्या कहा? स्पीसीज डाइवर्सिटी। सेम स्पीसीज के अंदर तो स्पीसीज डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप के स्पीसीज तो मैंने कहा स्पीसीज डाइवर्सिटी। और अगर मैं एक एरिया में कितने टाइप के इकोसिस्टम्स है उसको अगर देख रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? कम्युनिटी डाइवर्सिटी, या फिर क्या बोलूंगा मैं? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक एरिया में कितने टाइप के इकोसिस्टम्स है उसको मैंने इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा या फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी कहा। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप कहते हो कि जो इकोसिस्टम का पार्ट क्या है? कम्युनिटी है। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि इको, तो हमें नहीं बोलना चाहिए था कि जो क्या है यहाँ पे इको, यहाँ पे कम्युनिटी, यहाँ पे इकोसिस्टम लिखना चाहिए था, यहाँ पे कम्युनिटी नहीं। ये बिल्कुल सही है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक एरिया हमने लिया, उस एरिया में कितने टाइप के इकोसिस्टम प्रेजेंट है तो उसको मैंने क्या कहा? कम्युनिटी डाइवर्सिटी या फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक इकोसिस्टम अलग, अगर मैंने क्या किया? अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम लिया, मतलब अलग अलग टाइप के कम्युनिटी ले लिया। क्योंकि हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं ना कि जो स्पीसीज है, या फिर मैं क्या बोलूंगा, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लेते हैं। यहां पे है ना, देखो यहां पे, देखो यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। हमने क्या लिया? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म लिया, उससे पॉपुलेशन बना, उससे क्या बना? कम्युनिटी बना, उसके बाद क्या बना? इकोसिस्टम बना। तो अगर मैं अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम ले रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे क्या होगा? अलग अलग टाइप के कम्युनिटी होगा। क्या होगा? कम्युनिटी होगा। तो मैं क्या बोलूंगा? अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम, मतलब वहां पे कम्युनिटी डाइवर्सिटी है बोलूंगा। तो इसीलिए हमने वहां पे ऐसे लिखा। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा तो इंडिया में क्या होता है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज्यादा होता है। लेकिन कहां पे? इंडिया। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इंडिया का ज्यादातर पार्ट किस में आता है? ट्रॉपिकल एरिया में आता है, और ट्रॉपिकल एरिया में डाइवर्सिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा छोटे कंट्रीज के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं? स्कैवेंडियन कंट्रीज, जैसे कि हमने क्या लिया? नॉर्वे ले लिया, या फिर स्वीडन लिया, या फिर डेनमार्क लिया। तो वहां पे क्या होगा? जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी है वो कैसा होगा? लो होगा। इंडिया में हाई है, लेकिन इन छोटे छोटे कंट्रीज में कैसा है? लो है। ठीक है, उसके बाद क्या है? देखो, उसके बाद तीन अलग अलग टर्म्स आ रहा है। क्या? एक है अल्फा डाइवर्सिटी है, क्या है? अल्फा डाइवर्सिटी है। और एक क्या है? बीटा डाइवर्सिटी। और एक क्या है? गामा डाइवर्सिटी। इनका मतलब क्या है? अगर अगर मैं डाइवर्सिटी विद इन कम्युनिटी देख रहा हूं, सेम कम्युनिटी के अंदर देख रहा हूं तो मैं कहूंगा अल्फा। अगर दो कम्युनिटी के अंदर देख रहा हूं तो मैं कहूंगा बीटा। अगर दो से ज्यादा कम्युनिटी देखूंगा तो मैं कहूंगा गामा कहूंगा। क्या कहूंगा? गामा। मतलब क्या है? गामा में कौन आ जाएगा? बीटा आएगा। बीटा के अंदर कौन आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। क्या आएगा? अल्फा। समझ में आया ना? विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी तो अल्फा डाइवर्सिटी, बिटवीन टू कम्युनिटीज डाइवर्सिटी तो बीटा, और अगर एक एरिया में जितने भी कम्युनिटीज है सबके बीच जो डिफरेंसेस है उसको आपने क्या कहा? गामा डाइवर्सिटी। क्या कहा? गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको आपको याद रखना था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? तो हमने अभी तक क्या देखा? बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने कॉइन किया था, किसने पॉपुलराइज किया था, और बायोडाइवर्सिटी कौन से लेवल पे होता है, और मेनली कितने टाइप के बायोडाइवर्सिटी होते हैं? तीन टाइप के मेनली डाइवर्सिटी होते हैं। कौन सा? जेनेटिक, स्पीसीज एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी। उसके अलावा भी डाइवर्सिटी होता है, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा देखा, या फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स के लेवल पे भी डाइवर्सिटी होगा, सेल के लेवल पे भी डाइवर्सिटी होगा। डिफरेंट लेवल्स पे बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करता है। तो अब हम क्या देखेंगे? जो बायोडाइवर्सिटी है पूरे अर्थ में, मतलब क्या है?
टोटल बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ उसको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अब देखो बायोडाइवर्सिटी अगर मैं ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में या स्पीशीज के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो एग्जैक्टली कितना बायोडाइवर्सिटी है ये किसी को भी पता नहीं। ठीक है, लेकिन जितने स्पीशीज के बारे में हमने स्टडी किया है, जिनको हमने टेक्सोनॉमी में स्टडी किया है, मतलब क्या है टेक्सोनॉमिकली नॉन बायोडाइवर्सिटी, वो कितना है तो आप बोलोगे कितना, अबाउट 1.7 मिलियन। कितना है 1.7 मिलियन। और मैं क्या बोल सकता हूं 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन, ये है क्या आपका टेक्सोनॉमिकल नॉन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो लेकिन अभी के लिए हमने क्या लिख दिया 1.7 लिखा, और ये 11th के क्लास में, 11th के क्लास का जो आपका क्या है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है वहां पे ये दिया हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। और कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है, तो ये इतने स्पीशीज के बारे में हमने स्टडी किया है, इतने स्पीशीज के बारे में स्टडी किया है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि जो मतलब इसलिए हमने क्या लिखा एज पर सम साइंटिस्ट मानना है कि दुनिया में अर्थ में कितना बायोडाइवर्सिटी है 20 से 50 मिलियन, कुछ लोगों का ये मानना है। और रॉबर्ट में, इनका नाम, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और रॉबर्ट में के हिसाब से कितना डाइवर्सिटी है 7 मिलियन है। कितना है 7 मिलियन है। और इन रॉबर्ट में के हिसाब से, किन के हिसाब से, रॉबर्ट में के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि जितना आपका टोटल बायोडाइवर्सिटी है उसमें से अभी तक हमने कितना डाइवर्सिटी को हमने रिकॉर्ड किया है, कितने डाइवर्सिटी को हमने स्टडी किया है, तो उन्होंने कहा से 22%। कितना 22%। मतलब अगर 100 स्पीशीज प्रेजेंट है तो अभी तक हमने सिर्फ कितना स्टडी किया है या फिर उनके बारे में मेंशन किया है सिर्फ 22%, और अभी भी क्या है आपका 78% के आसपास अभी भी उनके बारे में स्टडी करना, उनको डिस्कवर करना अभी भी बाकी है। उन्होंने ये कहा, किन्होंने कहा रॉबर्ट मे ने, किन्होंने रॉबर्ट मे ने। अब उसके बाद जब हमने बायोडाइवर्सिटी अर्थ में बात किया तो वहां पे क्या आ जाएगा, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आएंगे। तो देखो अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, ये जो डाइवर्सिटी है उसमें से ज्यादा कौन है आपका एनिमल से, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं क्या कि जो ये आपका डाइवर्सिटी है, क्या है डाइवर्सिटी, इतना डाइवर्सिटी है उसका आपका क्या होगा, उसका अबाउट 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन किस में आ जाता है, एनिमल्स में आ जाते हैं, मतलब इतने क्या है एनिमल्स है। ठीक है, और बाकी जो पार्ट बचा मतलब क्या है अबाउट 0.5 मिलियन। कितना 0.5 मिलियन, और बाकी क्या होगा दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे। तो वो किस में, वो किस कौन है आपका प्लांट्स है। क्या है प्लांट्स है। तो एक चीज आपको साफ साफ दिख रहा है, ज्यादा डाइवर्स कौन है एनिमल है, और कम डाइवर्स कौन है आपका प्लांट्स है। और एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा डाइवर्स कौन है तो आप बोलोगे इंसेक्ट्स। क्या बोलोगे इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट सबसे ज्यादा डाइवर्स क्यों है, इसके पीछे रीजन है क्योंकि उनके बॉडी में क्या होता है एक्सोस्केलेटन होगा। क्या होगा एक्सोस्केलेटन होगा। और जो प्लांट्स है, प्लांट्स में सबसे ज्यादा डाइवर्स कौन है तो मैं बोलूंगा सबसे एडवांस प्लांट ग्रुप, और कौन सा है वो एंजियोस्पर्म से। क्या है एंजियोस्पर्म्स। तो आप क्या बोलोगे मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म इज एनिमल्स, और उस ऑर्गेनिज्म में भी क्या लूंगा इंसेक्ट। ये इंसेक्ट को मैं सिर्फ आपका एनिमल में सबसे ज्यादा डाइवर्स नहीं बोलूं, ऐसा नहीं है, वो पूरे ऑर्गेनिज्म में क्या है सबसे ज्यादा डाइवर्स है। ठीक है, और सबसे ज्यादा डाइवर्स प्लांट कौन है तो मैं क्या बोलूंगा आपका एंजियोस्पर्म कहूंगा। क्या कहूंगा एंजियोस्पर्म कहूंगा। ठीक है, तो ये था आपका कुछ इंफॉर्मेशन। और देखो टोटल डाइवर्सिटी जितना है उसमें से मोर देन 70%, कितना 70% से ज्यादा कौन है एनिमल है, और अराउंड 22% कौन है प्लांट्स है। क्या है प्लांट्स है। और जितने एनिमल्स आपको मिलते हैं उसका अबाउट 70% अकेला कौन कंस्टिट्यूट कर रहा है, इंसेक्ट कर रहा है। इसलिए हमने इंसेक्ट को क्या कहा मोस्ट डाइवर्स कहा, और ये जो एंजियोस्पर्म है उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद और क्या है, जब हमने बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे कंसिडर किया और वहां पे 1.7 मिलियन हमने नंबर लिखा, उस केस में हमने किसको कंसिडर नहीं किया, हमने प्रोकैरियोट को इंक्लूड नहीं किया, उसको कंसिडर नहीं किया। इसके पीछे रीजन क्या है, सिंपल सी बात है, किसी ऑर्गेनिज्म को आप आइडेंटिफाई करोगे तभी तो उसको किसी ग्रुप में रखोगे, है कि नहीं। जब आपने क्या पढ़ा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ा था वहां पे आपने क्या देखा था, वहां पे आपने क्या देखा था, वहां पे टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं कैरेक्टराइजेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। तो जब हम उसको किसी ग्रुप में रखेंगे मतलब क्लासिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना जरूरी है, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है।
और आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चाहिए, हमें कैरेक्टराइज करना चाहिए। और कैरेक्टराइज कब कर पाएंगे, जब हम उसको स्टडी करेंगे। और स्टडी करने के लिए वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। तो जो प्रोकैरियोट्स है, उन प्रोकैरियोट्स को स्टडी करना उतना इजी नहीं। क्यों इजी नहीं है, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं हो पाते हैं। क्यों अवेलेबल नहीं होते हैं, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को, या फिर आप बोल सकते हो मैक्सिमम प्रोकैरियोट्स को आप नॉर्मल कल्चर मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते हो, या फिर जो कन्वेंशनल कल्चर टिश्यू कल्चर है उससे आप कल्चर नहीं कर सकते हो। अगर हम प्रोकैरियोट्स को इजीली कल्चर कर पाते तो उनका नंबर क्या होता, ज्यादा होता। उनको मल्टीप्लाई हम इजीली कर पाते, उनको मल्टीप्लाई अगर हम इजीली कर पाते तो वो हमारे लिए इजीली अवेलेबल होते, और इजीली अगर वो अवेलेबल होते तो उनको हम इजीली स्टडी कर पाते, तब हम उनको क्या कर पाते, क्लासिफाई कर पाते। लेकिन क्योंकि उनको कन्वेंशनल टिश्यू कल्चर से हम उनको कल्चर नहीं कर पाते, इसलिए वो अवेलेबल नहीं हो पाते इजीली, और इसलिए उनको स्टडी नहीं कर पाते। और स्टडी नहीं कर पाते इसलिए उनको हम बायोडायवर्सिटी में हमने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो एक रीजन क्या है आपका, क्योंकि उनको हम क्या नहीं कर पाते, कन्वेंशनल टेक्निक से हम क्या नहीं कर पाते हैं, उसको क्या नहीं कर पाते, कल्चर नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट इजिली कल्चरेबल, है ना, उनको कल्चर नहीं कर पाते हैं। और कल्चर करने के एक है क्या है, हम कल्चर नहीं कर पाते। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है कि जिस जिस टेक्निक से, जिस कन्वेंशनल टेक्निक से हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि आपका एनिमल हुआ या फिर प्लांट हुआ, या फिर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले लो जैसे कि इंसेक्ट हुआ, उनको जिस टेक्निक से, जिन आपका जो मेथड से उनको क्लासिफाई करते हो, जिन मेथड से उनको स्टडी करते हो, उन मेथड से आप प्रोकैरियोट को स्टडी नहीं कर पाओगे, कि प्रोकैरियोट का नेचर काफी अलग होता है। और क्योंकि उनको हम नॉर्मल मेथड से, जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, जो इजी मेथड से, उससे हम इन प्रोकैरियोट्स को स्टडी नहीं कर पाते हैं, ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से हम उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, जो कन्वेंशनल टेक्निक है, क्या है, कन्वेंशनल टेक्निक से या फिर मेथड से, उनसे हम क्या नहीं कर सकते, उनको स्टडी नहीं कर पाते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया, हमने प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड नहीं किया। समझ में आया ना। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। पहला क्या, उनको कन्वेंशनल मेथड से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं या फिर कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है आप उनको कल्चर इजीली नहीं कर पाओगे। समझ में आया। तो हमने क्या देखा, जो टोटल बायोडायवर्सिटी है उसका नंबर कितना है ये देखा, है ना, और इससे काफी ज्यादा है, लेकिन इतनी के बारे में हमने स्टडी किया हुआ है, ये देखा। और रॉबर्ट ने के हिसाब से कितना है, 7 मिलियन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उनके हिसाब से हमने क्या किया है, अबाउट 22% स्पीसीज को ही हमने अभी तक डिस्कवर किया है, और अभी बाकी क्या है, बाकी है, मतलब उनको डिस्कवर करना अभी बाकी है। और में सबसे ज्यादा डाइवर्स कौन है, एनिमल है। और एनिमल कितना है, अब मोर देन 70% ऑफ टोटल डाइवर्सिटी एनिमल में आता है। और एनिमल का भी 70% हर क्या कौन इंक्लूड करेगा, मतलब कौन होगा, इंसेक्ट होगा, ये हमने देखा। और इंसेक्ट क्यों सबसे ज्यादा डाइवर्स है, तो उसके पीछे रीजन आपने क्या लिखा, मैं यहाँ पे अगर आर लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, रीजन है। क्यों रीजन है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, इसके पीछे रीजन क्या लिखोगे, तो आप कहोगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। क्या होने की वजह से, एक्सोस्केलेटन होने की वजह से क्या है, वो सबसे ज्यादा डाइवर्स है। क्या है, सबसे ज्यादा डाइवर्स है। ठीक है, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किसमें, इंडिया में। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को याद रखना है, क्या कि इंडिया में कितनी बायोजियोग्राफिकल रीजन है, 10 है, ये आपको पूछेगा। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जितना आपका लैंड एरिया है उसका कितना परसेंट इंडिया में है, तो ये 2.4% है, ये भी आपको पूछेगा, ये इंफॉर्मेशन भी याद रखना है। और पूरे वर्ल्ड में जितना आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसका कितना परसेंट इंडिया में है, तो आप क्या बोलोगे, 8.1। तो क्या याद रखना है, इंडिया में 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स है, और इंडिया में कितने वर्ल्ड का लैंड एरिया है, 2.4%, और कितने स्पीसीज डाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड का है, तो आपने कहा 8.1%। मतलब काफी ज्यादा अमाउंट इंडिया में प्रेजेंट है स्पीसीज डाइवर्सिटी का। ठीक है, ये हमें देखना है। और इंडिया की बात करते हैं तो देखते हैं, नियरली 45,000 स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ वर्ल्ड, ट्वाइस एज मेनी एज एनिमल्स, ये हमने कहा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये कहा कि अबाउट 45,000 क्या है, 45,000 क्या है, स्पीसीज डायवर्सिटी है। क्या है, स्पीसीज डायवर्सिटी है। और क्या है, एंड एज मेनी एज डायवर्सिटी ऑफ, यहाँ पे क्या है, प्लांट्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, प्लांट्स होना चाहिए था। और क्या है, एनिमल्स उसका करीब करीब क्या है आपका डबल होगा। क्योंकि डबल होगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे डायवर्सिटी ऑफ क्या, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लांट्स होना चाहिए था। तो मतलब क्या है, इंडिया में कितने टाइप के प्लांट्स अभी मतलब स्टडी किया गया है, तो आप क्या बोलोगे, अबाउट 45 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, और उसका करीब करीब डबल क्या है, एनिमल स्पीसीज है। क्या है, एनिमल स्पीसीज। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लांट्स। क्या है, प्लांट्स। ठीक है, ये हमें देखना है। और उसके बाद रॉबर्ट मे सर ने क्या कहा था, रॉबर्ट सर मे सर ने कहा था कि अबाउट 22% ही क्या हुआ है, अभी डिस्कवर हुआ है। मतलब अभी क्या है आपका अबाउट 78%, या फिर आप रफली क्या ले लो 75%, मतलब तीन चौथा। कैसे बोलते हो, थ्री फोर्थ को आप क्या बोलते हो हिंदी में, चलो जो भी है। तो इतना भी क्या है, बाकी है, डिस्कवर करना बाकी है। ठीक है, और इसीलिए हमने क्या कहा, इसीलिए हमने ये कहा कि क्या है, अभी हमने हमारे पास प्लांट स्पीसीज अभी कितना है इंडिया में, हमने जो स्टडी किया है वो कितना है आपका 45,000। मतलब क्या है, और भी हमें क्या करना है, डिस्कवर करना बाकी है। कितना, मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज अभी भी डिस्कवर करना बाकी है। कितना, मोर देन 1 लाख। ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आप ये कहोगे कि मोर देन, ये हमने है ना, और हमने क्या कहा, मोर देन 1 लाख, 1 लाख प्लांट स्पीसीज अभी डिस्कवर करना बाकी है, और मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज को डिस्कवर करना अभी क्या है, बाकी है। अभी क्या है, बाकी है। ठीक है, हमने ये देखा। उसके बाद क्या है, हम ये मानते हैं, सपोज एक बड़ा सा क्या है, बड़ा सा एक क्या है, लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं। और आपको कहा गया कि चलो आप जाओ और उस लाइब्रेरी में कौन कौन से बुक्स हैं उसका लिस्ट बना के लाओ। आपको यह कहा गया। तो आपने क्या किया, उस लाइब्रेरी के एक एंड से आपने स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया, और एक एंड पे क्या हुआ आपका, आग लग गया। ठीक है, तो जब आप क्या करोगे, लिखते लिखते वहां तक पहुंचते, वहां पहुंचने से पहले क्या हुआ, वहां पे कुछ कुछ बुक्स आपका जल ही गया। तो उन बुक्स के बारे में आप मेंशन कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इसी चीज को कंपेयर किया गया बायोडाइवर्सिटी के बारे में, टोटल बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ के बारे में। तो क्या कहा गया, माना जाता है कि पहले जितने स्पीसीज थे उसमें से कई स्पीसीज अभी क्या है, खत्म हो चुके हैं। मतलब एग्जैक्टली अर्थ जब बना उसके बाद से कितने टोटल बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रहा था, और आज के टाइम पे उसको हमें क्या है, पढ़ना, मतलब क्या है, स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि हमने क्या किया, जैसे आपका क्या हुआ, आप क्या कर रहे थे, लिस्ट बना रहे थे, उससे पहले ही क्या हुआ, कुछ बुक्स आपका जल गया, तो उन बुक के बारे में लिख ही नहीं पाओगे। तो हम जब बायोडाइवर्सिटी को स्टडी कर रहे हैं तो कुछ स्पीसीज ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो उसके बारे में कैसे स्टडी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या लिखा है, ये लिखा है कि नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग्ड द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक देयर। तो यहाँ पे जो बुक्स है, यहाँ पे जो बुक्स है उसको आपने किसके साथ कंपेयर किया, स्पीसीज के साथ कंपेयर किया। किसके साथ, स्पीसीज के साथ कंपेयर किया। ठीक है, और जो हमारा लाइब्रेरी है, क्या है, लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी को आपने किसके साथ कंपेयर किया, तो आपने कंपेयर किया टोटल बायोडाइवर्सिटी के साथ। किसके साथ, टोटल बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी में कितने कौन कौन से स्पीसीज है उनके नाम को मेंशन करने से पहले ही कुछ बुक्स क्या हुए, जल के खत्म हो रहे हैं, मतलब कुछ स्पीसीज खत्म हो रहे हैं, ये हमने कहा। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे, जो अलग अलग कंट्रीज है, क्या सभी कंट्री में बायोडाइवर्सिटी एक जैसा है कहीं पे बहुत कम होता है, कहीं पे काफी ज्यादा होगा। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, इंडिया में काफी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि डेनमार्क हुआ, या फिर नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, उन कंट्रीज में बायोडाइवर्सिटी काफी कम है। कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी देख रहे थे वहां पे। तो हम अभी क्या देख रहे हैं, ज्यादा ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले कुछ कंट्रीज का नाम देखेंगे। और जहां पे बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। क्या कहेंगे, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। और उसका नंबर कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। ठीक है, और यहाँ पे जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज है उसमें सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहां पे आता है, ब्राजील में आएगा। और इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ब्राजील जो है वो कहां पे आता है, ट्रॉपिकल एरिया में आएगा। मैं 2 बार बोल चुका हूं,
ट्रॉपिकल एरिया में डाइवर्सिटी ज्यादा होता है। देखो ट्रॉपिकल एरिया से जैसे पोल की तरफ मूव करोगे वहां पे डाइवर्सिटी कम होते जाएगा। ठीक है, अल्टीट्यूड हो या फिर लैटिट्यूड हो, दोनों में जैसे 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 आप अल्टीट्यूड हो या फिर लैटिट्यूड दोनों बढ़ाते हो तो वहां पे क्या होता है, डाइवर्सिटी कम हो जाता है। और क्योंकि ब्राजील जो है वो आपका ट्रॉपिकल एरिया में आएगा, कहां पे, ट्रॉपिकल एरिया, मतलब उसमें लैटिट्यूड क्या है आपका, कम है, और इसीलिए वहां पे डाइवर्सिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये नाम याद रखना है। कोलंबिया सेकंड में आता है, मैक्सिको आपका थर्ड में आता है, और इंडिया किस में आएगा, 8 में आएगा। तो ये 4 नाम याद रखना जरूरी है। बाकी आप याद रखो ना रखो चलेगा, लेकिन ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 8 इंडिया के बारे में तो याद करना ही करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये भी आपको याद करना है। ओके, ये देखा हमने। उसके बाद क्या है, पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। क्या देखेंगे, पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो मतलब बायोडायवर्सिटी का पैटर्न क्या होगा, वो कैसे दिखाई देगा, उसके बारे में देखेंगे। तो बायोडायवर्सिटी जो है वो कैसे वेरी करता है, वो लैटिट्यूड के हिसाब से वेरी कर सकता है, ठीक है, अल्टीट्यूड के हिसाब से भी वेरी कर सकता है, अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में भी क्या करेगा, वेरी करेगा। मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया में डायवर्सिटी कुछ अलग होगा, दूसरे में कुछ अलग होगा। टोपोग्राफिकल में भी होगा। टोपोग्राफिक मतलब जानते हो ना, जो आपका क्या है, अर्थ का सरफेस का नेचर है, उसको हम क्या कहते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं। ह्यूमिडिटी के ग्रेडियंट के हिसाब से भी क्या करेगा, वो वेरी करेगा। तो इस तरह से है बायोडायवर्सिटी क्या है, अलग अलग दिखता है। लेकिन सबसे अच्छे से जो हमने स्टडी किया हुआ है बायोडायवर्सिटी का पैटर्न, और वो कौन सा है, लैटिट्यूडनल। क्या है, लैटिट्यूडनल है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको लैटिट्यूडनल वाले डायवर्सिटी को आपको अच्छे से समझना है। और हमने क्या कहा, जैसे ही ट्रॉपिकल एरिया से हम पोल की तरफ जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, लैटिट्यूड बढ़ते जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, डायवर्सिटी भी क्या होगा, कम होगा। रीजन क्या है, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो किसके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा, प्लांट के ऊपर। और एक एरिया में कितने टाइप के प्लांट्स होंगे वो डिपेंड करेगा उस एरिया में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कितना अच्छे से हो रहा है, प्लस वहां पे सनलाइट कितने अच्छे से अवेलेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करो या फिर सनलाइट की अवेलेबिलिटी की बात करो, वो सब कहां पे सबसे अच्छा होता है, ट्रॉपिकल एरिया, मतलब लो लैटिट्यूड एरिया। और इसीलिए वहां पे क्या होता है, डाइवर्सिटी काफी ज्यादा होता है। और उसके पीछे और भी रीजन है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये कहा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ट्रॉपिकल एरिया में स्पीसीज डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, उसके पीछे रीजन क्या है, सबसे पहले देखेंगे। पहला रीजन क्या है, वहां पे प्लांट्स ज्यादा है, और प्लांट्स ज्यादा है इसलिए क्या होगा, प्लांट के द्वारा जो प्रोडक्टिविटी होता है, जिसको हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे, वो ज्यादा है। अगर प्लांट प्रोडक्ट ज्यादा है तो एनिमल ज्यादा उसको खा पाएंगे, मतलब एनिमल का नंबर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा प्लांट, जितना ज्यादा एनिमल, मतलब क्या होगा, उतना ज्यादा डिकम्पोजर्स भी होंगे, मतलब क्या है, माइक्रोब्स भी होंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, पहला रीजन क्या है, तो आप बोलोगे मोर, आप क्या कहोगे, मोर प्रोडक्टिविटी। क्या बोलोगे, मोर प्रोडक्टिविटी। और मोर प्रोडक्टिविटी क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे सोलर रेडिएशन, सोलर एनर्जी जो है वो ज्यादा मिलता है, ये रीजन। दूसरा रीजन क्या है कि हम ये कहते हैं कि अच्छा ट्रॉपिकल, जब मैं कहता हूं ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा डाइवर्सिटी है, इसका मतलब क्या है, टेम्परेट एरिया में उससे कम है। बात तो सिंपल है, बात तो सिंपल है ना। तो हमने क्या कहा, ये कहा कि हमारा ये मानना है कि जो ट्रॉपिकल एरिया है उस ट्रॉपिकल एरिया में उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस उतना नहीं हुआ है ना। लेकिन टेम्परेट एरिया में हम ये मानते हैं कि वहां पे फ्रीक्वेंटली ग्लेशिएशन आया। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लो मैं यहाँ पे क्या लिया, एक ट्रॉपिकल एरिया लिया, क्या लिया, ट्रॉपिकल एरिया लिया। और मान लो ये क्या लिया मैंने, टेम्परेट एरिया लिया। कौन सा लिया, टेम्परेट एरिया लिया। और सपोज एक टाइम T1 में, सपोज टाइम T1 में जब दुनिया बना था, एक इमेजिनेशन, मतलब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहे हैं। टाइम T1 में मान लो यहाँ पे क्या थे आपके 50 टाइप के स्पीसीज थे। कितने टाइप के, 50 टाइप के। और यहाँ पे मान लो कितने टाइप के थे, 30 टाइप के स्पीसीज थे सपोज। अब क्या हुआ, इस टेम्परेट एरिया में टाइम T1 के बाद मान लो जब टाइम T2 आ गया, तो वहां पे क्या हुआ, यहाँ पे ग्लेशिएशन आ गया। और ग्लेशिएशन आने की वजह से, होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो स्पीसीज थे उनमें से ज्यादातर स्पीसीज खत्म हो गए, एक्सटेंट ही हो गया, पूरा 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 खत्म हो गया। उसमें से क्या हुआ, सपोज अभी कितने बच्चे हैं, अभी मान लो वहां पे 10 बच्चे हैं। पहले 30 था, अब कितना बचा, 10 बचा है। ठीक है, डाइवर्सिटी पहले जितना था अब कम हो गया। उसके बाद क्या हुआ, आपने टाइम और अलाउ किया, तो लेकिन यहाँ पे क्या नहीं हुआ, यहाँ पे क्या नहीं हुआ, कोई ग्लेशिएशन नहीं हुआ, तो अभी भी क्या है यहाँ पे
डाइवर्सिटी कितना है टाइम T2 में आपका 50 है, कितना है 50 है। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे और हमने टाइम को अलाउ किया तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे, इवॉल्व करेंगे। हमारा ये मानना है कि सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इवॉल्व करेंगे, और इवोल्यूशन होने से क्या होगा, स्पीसीज का नंबर बढ़ेगा। तो टाइम T3 जब आया, जब टाइम T3 आया तो मान लो यहाँ पे जो 10 टाइप के स्पीसीज थे उनमें से कुछ इवॉल्व होने के बाद कितना बन गया, यहाँ पे मान लो आपका आपका 25 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज बन गए। और उस टाइम पे यहाँ पे मान लो कितना बना आपका, मान लो 65 बन गए, कितना 65, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, टाइम T3 के बाद मान लो टाइम T4 आ गया, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ग्लेशिएशन नहीं आया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ग्लेशिएशन आया। और ग्लेशिएशन आने के बाद क्या हुआ, मान लो 10 स्पीसीज और खत्म हो गए यहाँ से। और जैसे ही 10 स्पीसीज खत्म हुए तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे 15 टाइप के स्पीसीज है, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने और कुछ टाइम आपने अलाउ किया, और अलाउ करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मान लो क्या हुआ, 5 स्पीसीज और बढ़ गए, इवॉल्व हो गए, और यहाँ पे क्या हुआ 20 हो गए, और यहाँ पे मान लो कितना हो गया आपका 70 हो गए, कितना हो गए 70 हो गए, यहाँ पे 70 हो गए। तो एक चीज आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्पीसीज इवॉल्व हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद स्पीसीज का डाइवर्सिटी यहाँ पे जितना बढ़ रहा है यहाँ पे उतना नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप अनडिस्टर्ब कंडीशन आप प्रोवाइड करा रहे हो, और यहाँ पे क्या है, डिस्टर्बेंस हो रहा है बार बार। तो ये क्या हो रहा है, कुछ स्पीसीज इवॉल्व तो हो रहा है, लेकिन जो पहले कुछ स्पीसीज थे उनमें से कुछ खत्म भी हो रहे हैं। क्यों, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट ग्लेशियर्स। और क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में ऐसा ग्लेशिएशन नहीं हुआ था, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल एरिया में क्या नहीं हुआ, वहां पे डाइवर्सिटी कम नहीं हुआ, वहां पे बढ़ता गया। हम ये कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, टेम्परेट एरिया में क्या है, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे उतना ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं बढ़ा। मतलब क्या हुआ, ग्लेशिएशन होने की वजह से क्या हुआ, कई सारे स्पीसीज, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज क्या हुए, खत्म हो गए, उनका किलिंग हो गया। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा नो सच डाइवर्सिफिकेशन या फिर कोई डिस्टर्बेंस कहां नहीं हुआ, ट्रॉपिकल एरिया में नहीं हुआ, हम ये कहेंगे। और इसीलिए क्या हुआ, जो भी स्पीसीज उस ट्रॉपिकल एरिया में थे वो क्या हुए, आराम से खेलते फूल, क्या बोलते हैं हिंदी में एग्जैक्टली पता नहीं है, वो फ्लडिश किए, क्या के दे कंटिन्यू टू फ्लडिश, कौन, वो स्पीसीज, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, उसने ये कहा बिना डिस्टर्बेंस के। उसके बाद क्या है, ट्रॉपिकल एरिया जो है, और एक चीज देखो, किसी एरिया में कितना ज्यादा इवोल्यूशन, मतलब ऑर्गेनिज्म अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा और वो इवॉल्व करेगा, वो डिपेंड करेगा वहां पे जो कंडीशंस है, क्या है कंडीशंस है, वो कितना कांस्टेंट है। अगर आप कंटिन्यूअसली क्या करोगे, वेरी करते जाओगे तो कुछ स्पीसीज तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, है ना। तो अगर कंडीशंस आप क्या करो, कांस्टेंट कंडीशन जितना ज्यादा प्रोवाइड कराओगे तो वहां पे ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने का चांस ज्यादा होगा, और जब सर्वाइव करेंगे तभी जाके वो इवॉल्व भी कर पाएंगे। तो मैंने क्या कहा, जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे कंडीशंस कैसा है, मोर कांस्टेंट होगा और लेस सीजनल होगा। किसके कंपैरिजन में, मैं बोलूंगा टेम्परेट के कंपैरिजन। और वहां पे प्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए ऑर्गेनिज्म खुद को इवॉल्व भी कर पाता है। तो मैंने क्या कहा, बिकॉज ऑफ लेस सीजनल एंड रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एनवायरनमेंट इन ट्रॉपिकल एरिया, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो ऑर्गेनिज्म से वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए और वहां पे डाइवर्सिटी बढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद और एक चीज पढ़ेंगे, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। और इसको किसने दिया था, थोड़ा सा देखते हैं, है ना। तो लेकिन उससे पहले एक सेकेंड थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हमें क्या देखना है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। अब देखो, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की बात अगर हम करते हैं तो वहां पे क्या होता है, किसने दिया था, तो आपने कहा जर्मन नेचुरलिस्ट और ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या है, वो है अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट, उन्होंने दिया था। और उन्होंने ये जो कंसेप्ट है, किसके किसके बीच रिलेशनशिप उन्होंने फाइंड आउट किया था, स्पीसीज रिचनेस के बीच और किसके बीच, एरिया के बीच। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप मतलब क्या, स्पीसीज रिचनेस कितना होगा, रिचनेस तो मैंने बता दिया था, एक एरिया में जितने टाइप के स्पीसीज होगा उसका रिचनेस उतना ज्यादा होगा, ये हमने कहा था ना। तो स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच क्या किया था उन्होंने, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था। और वहां पे कैसे किया, उन्होंने स्टडी किया था। कहां पे स्टडी किया था, तो हम बोलेंगे साउथ अमेरिकन जंगल्स में, उन्होंने वहां पे स्टडी किया था, और उसके बाद उन्होंने रिलेशनशिप दिया था। और तो किसके किसके बीच, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किसके बीच,
रिचनेस के बीच और किसके बीच, एरिया के बीच दिया था। और उनके हिसाब से जो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप होगा जब हम उनको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा तो वो कैसा होगा, वो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कैसा होता है ये आपको पूछेगा, कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। और उसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, ठीक है। तो अगर और एक चीज क्या है, अगर मैं लॉग फॉर्म में लिखूंगा, किस फॉर्म में, लॉग फॉर्म में लिखूंगा तो वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लॉग फॉर्म में नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। और अगर मैं लॉग फॉर्म में लिखूंगा तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये आपको पूछेगा, है ना। लॉग फॉर्म में लिख रहे हो तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो चलो डायग्राम बना के देखते हैं। क्या देखेंगे, डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पे क्या किया, चलो मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, एरिया लिया। क्या लिया, एरिया लिया। और यहां पे वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, स्पीशीज रिचनेस लिया। क्या लिया, स्पीशीज रिचनेस लिया। ए का मतलब एरिया है, एस का मतलब क्या है, स्पीशीज रिचनेस है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, उन्होंने ये देखा जैसे जैसे एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन बढ़ते गया वैसे वैसे रिचनेस भी बढ़ते गया। लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ, वो रिचनेस और नहीं बढ़ा। ठीक है, एक लिमिट। तो क्या हुआ, जैसे जैसे एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन उन्होंने बढ़ाया तो वहां पे रिचनेस भी बढ़ा, लेकिन एक लेवल तक ही क्या हुआ, एरिया बढ़ाने से रिचनेस बढ़ा, एक टाइम के बाद रिचनेस नहीं बढ़ा। ठीक है, तो वो कैसे, डायग्राम से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो बना के दिखा देता हूं। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ होगा, तो इस तरह से हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और इस शेप को देख के आपको नहीं बोलना है कि सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, हमें इक्वेशन को देख के बोलना होता है कि वो कैसा होगा। तो ये क्या है आपका, ये जो आपका रिलेशनशिप है किसके बीच, स्पीसीज रिचनेस और आपका क्या है, एरिया है, इसके बीच जो रिलेशनशिप है उसको मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं बोलूंगा S इक्वल्स टू सी ए टू द पावर जेड। क्या होगा, सी ए टू द पावर जेड होगा। ठीक है, ये इक्वेशन जहां पे S क्या है, स्पीशीज रिचनेस है, A क्या है आपका एरिया है, और Z क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है या फिर जिसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हो। ठीक है, और आपका Z क्या है, Z तो बता दिया, और C क्या है, Y इंटरसेप्ट है। क्या है, Y इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो वो इक्वेशन लिख देता हूं मैं। मैंने क्या कहा, S का जो वैल्यू है वो क्या है आपका, CA टू द पावर Z है। क्या है, CA टू द पावर Z है। ठीक है, और इसको अगर मैं लॉग फॉर्म में लिखूंगा, इस इक्वेशन को अगर मैं लॉग फॉर्म में लिखूंगा तो वो क्या होगा, तो वो होगा कि इसलिए क्या होगा, वो मैं बोलूंगा log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a, वही होगा। ठीक है, इनका वैल्यू मैं ये सब क्या है लिख दिया हमने। ठीक है, तो लॉग फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, किस फॉर्म में, लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपको कैसे दिखाई देगा, है ना, किस फॉर्म में, लॉग फॉर्म में। तो चलो लॉग फॉर्म में हम बनाते हैं इसको, तो वो ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, चलो मैं यहां पे अलग से बना देता हूं। यहां पे हमने क्या बनाया, यहां पे आपका स्पीशीज रिचनेस है और यहां पे क्या है, एरिया है। क्या है, एरिया है। और यहां पे आपको क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या होगा आपका, ये होगा आपका log s इक्वल्स टू क्या होगा, log c प्लस z log a। क्या होगा, z log a। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, अब ये जो आपका क्या है, z का वैल्यू है, क्या है, z का वैल्यू, वो z का वैल्यू क्या है, छोटे एरियाज में, छोटे एरियाज में कितना होगा, 0.1 से 0.2 तक होगा। और अगर मैं लार्जर एरियाज में लूंगा तो वहां पे क्या होगा, 0.6 से 1.2 तक होगा। ये याद रखना है, लार्जर एरियाज में कितना होगा और स्मॉलर एरियाज में कितना होगा, ये आपको याद रखना है। और कुछ एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने, क्या कि अगर मैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करूंगा, जो लार्जर एरियाज है वहां पे जो फ्रूगीवरस बर्ड्स है, फ्रूगीवरस मतलब जो फ्रूट को खाने वाले बर्ड्स हैं या फिर मैमल्स है, उनके लिए उसका वैल्यू कितना होता है, 1.15 होगा। कितना होगा, 1.15 होगा। और यहाँ पे कुछ वैल्यूज, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि प्लांट्स इन ब्रिटेन हुआ या फिर बर्ड्स इन कैलिफोर्निया हुआ या फिर मलस्क इन न्यूयॉर्क, उनमें इनका जो z का वैल्यू कितना होता है, 0.1 से 0.2 तक आएगा। कितना आएगा, 0.1 से 0.2 तक आएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ये देखा कि जो हमने क्या कहा, जब उन्होंने कब, जब अलेक्जेंडर सर ने अमेरिका, साउथ अमेरिका के जंगल में एक्सप्लोर करते गए कि अच्छा
एरिया और स्पीशीज रिचनेस के बीच रिलेशनशिप क्या है, तो वो स्टडी करते करते गए और उन्होंने ये देखा जब एरिया ऑफ स्टडी जब बढ़ाते गए तो वहां पे रिचनेस भी बढ़ते गया, लेकिन एक टाइम के बाद एरिया बढ़ाने से रिचनेस नहीं बढ़ा, मतलब स्पीशीज का नंबर नहीं बढ़ा। ये देखा कैसे, उसको मैं डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे बताता हूं। ठीक है, सपोज यहाँ पे आपने क्या किया, एक एरिया लिया और इस एरिया, उसके बाद क्या किया आपने, तो इस एरिया में जब उन्होंने स्टडी किया तो मान लो इस एरिया में कितने टाइप के स्पीसीज थे, मान लो 5 टाइप के स्पीसीज थे। एरिया जब इतना था तो स्पीसीज टाइप कितने हैं, 5 है, मतलब स्पीसीज रिचनेस अभी कितना है, 5 है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, एरिया को और बढ़ाया। अब क्या किया, एरिया को और बढ़ाया, मतलब यहां पे इसको अभी भूल जाना है। इस पूरे एरिया में अभी मान लो कितने टाइप के स्पीसीज है, तो मैं बोलूंगा सपोज अभी 8 टाइप के स्पीसीज है। कितने टाइप के, 8 टाइप के स्पीसीज है इस पूरे एरिया में। ठीक है, मतलब क्या है, इस 8 में ये 5 इंक्लूड होगा। तो जब आपने एरिया बढ़ाया, इतना एरिया था तो 5 स्पीसीज था, मतलब स्पीसीज रिचनेस 5 था, अब एरिया आपने बढ़ा देते, क्या हुआ, स्पीसीज रिचनेस बढ़ गया, 8 हो गया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने एरिया को और भी बढ़ाया। क्या क्या, एरिया को और भी बढ़ाया, और एरिया को और बढ़ाने के बाद मान लो वहां पे स्पीसीज रिचनेस कितना हो गया, मान लो वहां पे 12 हो गया। क्या हुआ, 12। इस 12 में क्या होगा, ये आपका 5 और 8 दोनों आ जाएंगे, मतलब ये 5 में जो स्पीसीज थे और 8 में जो स्पीसीज थे वो भी आ जाएंगे। मतलब क्या देख रहे हो, एरिया इतना था और बढ़ाया तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ गया, और एरिया को आपने और बढ़ाया तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ गया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, और भी एरिया को बढ़ाया, और भी एरिया को उन्होंने बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद देखा कि अभी क्या हुआ, रिचनेस उतना ही है। उसके बाद और भी एरिया को बढ़ाया तो क्या हुआ, रिचनेस उतना ही है। मतलब क्या है, एरिया को जब उन्होंने, एरिया जिस एरिया में वो स्टडी कर रहे थे उस एरिया को जब उन्होंने क्या किया, इससे लेके इतना तक जब उन्होंने इंक्रीज किया तो क्या हुआ, वहां पे रिचनेस बढ़ते गया, लेकिन उसके बाद एरिया को बढ़ाने से क्या नहीं हुआ, रिचनेस नहीं बढ़ा। ठीक है, और इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि जब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन जहां पे हम स्टडी करें या फिर एरिया ऑफ स्टडी जब इंक्रीज करेंगे, डाइवर्सिटी बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा। एक टाइम के बाद एरिया बढ़ाने से रिचनेस नहीं बढ़ता है। समझ में आया ना बच्चों, तो ये था। आगे देखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे, तो हमने ये देखा कि बायोडायवर्सिटी इतना सारा क्या, तो बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, एक इकोसिस्टम के लिए उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी टू एन इकोसिस्टम, स्पीशीज डायवर्सिटी टू एन इकोसिस्टम। देखते हैं, ये है कि कोई इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम कितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसके लिए मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वो कितना प्रोडक्टिविटी शो करेगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर, इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। रेजिलियंस के ऊपर, रेजिलियंस क्या है, मतलब वो कितना अच्छे से रिकवर कर पाएगा, वो मतलब डिस्टर्बेंस होने के बाद वो कितनी इजीली रिकवर कर पाएगा, वो भी उसके डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। या फिर उसका हेल्थ कैसा है ना, मतलब वो कितना रेजिस्ट कर पाएगा डिस्टर्बेंस को, वो भी डाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। या फिर उस इकोसिस्टम में ह्यूमन का जो सर्वाइवल है वो कितने अच्छे से हो पाएगा, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इकोसिस्टम के डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो किसके वजह से होता है, डाइवर्सिटी की वजह से होगा। और पहला क्या है, हमें स्टेबिलिटी देखना है। क्या देखना है, स्टेबिलिटी देखना है। तो एक इकोसिस्टम कितना ज्यादा स्टेबल होगा वो डिपेंड करेगा उस इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा वो इकोसिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब क्या है, वहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करने का चांस भी क्या होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो हमने ये कहा कि और एक इकोसिस्टम को स्टेबल कब बोलूंगा, हमने क्या देखा, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक इकोसिस्टम जितना ज्यादा डाइवर्स होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो मैं कब बोलूंगा एक इकोसिस्टम को स्टेबल, उसके लिए कुछ कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या है, अगर कोई इकोसिस्टम में जो एनुअल प्रोडक्टिविटी है वो सालों दर साल उतना ज्यादा डिफर नहीं कर रहा है, उतना ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो ज्यादा उतना क्या है, स्टेबल इकोसिस्टम। जैसे कि मान लो एक एरिया है, एक आपका इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में सपोज 2020 में वहां पे एनुअल प्रोडक्टिविटी कितना था, मान लो वहां पे 50 यूनिट्स था। कितना था, 50 यूनिट्स था। ये क्या देखा हमने, प्रोडक्टिविटी देखा।
क्या देखा, प्रोडक्टिविटी देखा। और मान लो 2021 में उसका प्रोडक्टिविटी कितना हुआ, सपोज वो आपका 48 यूनिट्स हुआ। और मान लो 2022 में कितना हुआ, सपोज वो आपका 53 यूनिट्स हुआ। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, जो एनुअल प्रोडक्टिविटी है वो वेरी तो कर रहा है, लेकिन उतना ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है। तो इस इकोसिस्टम को मैं क्या बोलूंगा, ज्यादा स्टेबल कहूंगा। क्या बोलूंगा, ज्यादा स्टेबल। तो मैं क्या कहूंगा, ये जो इकोसिस्टम है दैट इज स्टेबल इकोसिस्टम। क्या है, स्टेबल इकोसिस्टम। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे और एक इकोसिस्टम लिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, 2020 में वहां पे मान लो प्रोडक्टिविटी कितना था, सपोज यहाँ पे 50 यूनिट्स था। 2021 में मान लो कितना हुआ आपका, मान लो वो 20 यूनिट्स हो गया। और मान लो 2022 में वो कितना हुआ, मान लो 70 हो गया। तो एक चीज आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है, क्या है, प्रोडक्टिविटी है, वो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, और काफी ज्यादा वेरी कर रहा है। और इस इकोसिस्टम को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज वेरी लेस स्टेबल, या फिर मैं क्या बोलूंगा, अनस्टेबल इकोसिस्टम बोलूंगा। मतलब क्या है, जिस इकोसिस्टम में हर साल जो प्रोडक्टिविटी मिलता है, जिसको आप एनुअल प्रोडक्टिविटी बोलोगे, क्या बोलोगे, एनुअल प्रोडक्टिविटी बोलोगे, अगर उसमें वेरिएशंस क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, वेरिएशंस अगर बहुत कम हो रहा है, उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा स्टेबल इकोसिस्टम कहा। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है जिसके बेसिस पे हम एक इकोसिस्टम को स्टेबल बोलेंगे, तो वो रीजन ये है, और दूसरा ये है कि जो इकोसिस्टम है दैट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू ओकेजनल नेचुरल एंड मैन मेड डिस्टर्बेंसेस। मतलब क्या है, ये है कि कोई इकोसिस्टम, उसको आपने डिस्टर्ब किया, चाहे वो नेचुरली या नेचुरली हो रहा है, जैसे कि फ्लड हो गया, या फिर मान लो आग लग गया वहां पे उस इकोसिस्टम में, या फिर वहां पे कुछ भी हुआ, या फिर आपने जाके वहां पे जंगल को काट दिया, कुछ भी आपने किया। तो अगर कोई इकोसिस्टम को डिस्टर्ब हम कर रहे हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, हमारे करने के बावजूद वो क्या हो रहा है, उतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो ज्यादा रेजिस्टेंट है। और रेजिस्टेंट है मतलब क्या है, वो ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम, हमने ऐसा कहा। ये दूसरा रीजन है, तो क्या है, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट। और क्या है, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीसीज। ठीक है, मतलब क्या है, मान लो कोई इकोसिस्टम है और वहां पे कोई बाहर का स्पीसीज आया, और उस बाहर के स्पीसीज को आप क्या बोलते हो, एक्सोटिक स्पीसीज या फिर एलियन स्पीसीज बोलते हो। तो और वो आने के बाद मान लो वो इकोसिस्टम में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तो उस इकोसिस्टम को क्या बोलोगे, स्टेबल इकोसिस्टम कहोगे। और ये सब स्टेबिलिटी कब होगा, अगर वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा है। समझ में आया, अगर किसी इकोसिस्टम में ज्यादा डाइवर्सिटी है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होने से फायदा क्या होगा, एनुअल प्रोडक्टिविटी लगभग क्या होगा, मोरलेस सिमिलर होगा, और बाहर के जो स्पीसीज है वो आने से भी उसको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इकोसिस्टम को। और क्या कि ह्यूमन हो या फिर नेचुरल कोई डिस्टर्बेंस हो, वो उसको उतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। मतलब वो इकोसिस्टम कैसा होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आया। उसके बाद क्या है, इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, पॉल अर्लीच है। और इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि इस नाम से भी आपको सवाल पूछेगा। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया जिसको हमने क्या कहा, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एरोप्लेन को इकोसिस्टम के साथ कंपेयर किया, रिवेट को स्पीसीज के साथ कंपेयर किया, और जो रिवेट ऑन विंग्स उसको की स्पीसीज के साथ कंपेयर किया। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, की स्पीसीज क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, एक इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप के स्पीसीज होते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे स्पीसीज होंगे जिनका नंबर काफी कम होगा, लेकिन वो स्पीसीज उस इकोसिस्टम में जो दूसरे स्पीसीज है उनको वो काफी कंट्रोल करता है, उनके डाइवर्सिटी को वो काफी मेंटेन करके रखेगा। मतलब वो स्पीसीज होना वहां पे जरूरी है। तो वो स्पीसीज जिसका नंबर काफी कम होता है लेकिन उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होगा उस इकोसिस्टम में, उसको हम क्या कहते हैं, की स्पीसीज या फिर कीस्टोन स्पीसीज कहेंगे। ठीक है। अब उन्होंने कैसे कहा, देखो देखो आपने एरोप्लेन में बैठे हो। अब एरोप्लेन में जब बैठा आपने, तो वहां पे आपने क्या किया, वहां से रिवेट को आपने हटाना शुरू किया। ठीक है। तो उस रिवेट को उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया, स्पीसीज के साथ कंपेयर किया। एरोप्लेन की किसके साथ किया उन्होंने, इकोसिस्टम के साथ किया। तो अगर हम एरोप्लेन से क्या कर रहे हैं, रिवेट को हटा रहे हैं, मतलब इकोसिस्टम से स्पीसीज को हटा रहे हैं। और स्पीसीज को अगर मैं हटा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, मैं डाइवर्सिटी को कम कर रहा हूं। ठीक है। तो हम देखेंगे कि जब हम क्या करेंगे, एरोप्लेन से एक दो या पांच छह क्या करेंगे, रिवेट को हटाएंगे, उतना ज्यादा एरोप्लेन के जो बैलेंस है उसको उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है, जब डाइवर्सिटी ज्यादा है इकोसिस्टम में, तो वहां से अगर मैं कुछ फ्यू नंबर्स ऑफ स्पीसीज को हटाऊंगा, मतलब बायोडाइवर्सिटी को बहुत ही कम अगर मैं
कम करूंगा तो वहां पे क्या नहीं होगा, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आएगा लेकिन उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, बहुत ज्यादा नंबर में रिवेट को हटाना स्टार्ट कर दोगे एरोप्लेन से, तो वहां पे एरोप्लेन का क्या होगा, बैलेंस बिगड़ना स्टार्ट होगा। क्या बोला, समझ में आया? मतलब क्या है, जैसे आप एक इकोसिस्टम है वहां से जितना ज्यादा स्पीसीज को हटाना स्टार्ट करोगे, वहां पे इकोसिस्टम का क्या होगा, हेल्थ उतना ज्यादा अफेक्टेड होगा। ये हमने देखा। मतलब क्या है, लेस द नंबर ऑफ स्पीसीज आर रिमूव फ्रॉम एन इकोसिस्टम, लेस विल बी द इफेक्ट। अगर जितना ज्यादा रिमूव करोगे उतना ज्यादा इफेक्ट होगा इकोसिस्टम के हेल्थ को। और उसके बाद क्या, मान लो एरोप्लेन है, उसके बीच से आपने दो या तीन क्या किया, आपने दो या तीन को क्या किया, दो या तीन को सॉरी बच्चों, तो क्या हुआ, हमने क्या किया, जो एरोप्लेन है उस एरोप्लेन से किसी बीच वाले एरिया से आपने 10 रिवेट को हटाया, और मान लो आपने जो विंग्स वाला एरिया है वहां से 10 रिवेट को हटाया। तो कहां पे क्या, दोनों नंबर ऑफ रिवेट तो आपने इक्वली हटाया, लेकिन क्या बैलेंस जो एरोप्लेन का बिगड़ेगा वो क्या दोनों में इक्वल होगा? नहीं। जब आप विंग से हटाओगे तो वहां पे बैलेंस और ज्यादा बिगड़ेगा, क्योंकि उसका रोल काफी ज्यादा होता है जो विंग्स में प्रेजेंट होगा वो रिवेट का। तो हम क्या कहेंगे, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जिनको अगर हम हटाएंगे तो इकोसिस्टम का हेल्थ क्या होगा, उतना ज्यादा, या फिर स्टेबिलिटी उतना ज्यादा बिगड़ेगा। और उस तरह के स्पीसीज को हमने क्या कहा, की स्पीसीज कहा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये हमने कहा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद डाइवर्सिटी क्या है हमने देख लिया है ना, डाइवर्सिटी के टाइप्स क्या है ये देखा, डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है ये देख लिया। अब हम क्या करेंगे, दो चीज हमें पढ़ना है बाकी है, और कौन कौन सा है? पहला है आपका कौन सा, पहला है बायोडाइवर्सिटी कैसे लॉस होता है, और दूसरा मतलब बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्यों लॉस होता है, और बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर पाएंगे। मतलब तीन चीजें अभी हमें पढ़ना है, ठीक है? थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना है। क्या है, तो हमें अभी क्या पढ़ना है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है उसको हमने तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया। कौन कौन सा? एक को हमने कहा नेचुरल एक्सटेंशन, और एक को हमने क्या कहा, मास एक्सटेंशन, और एक को हमने क्या कहा, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। नेचुरल एक्सटेंशन का मतलब क्या है? नेचुरल एक्सटेंशन का मतलब ये है जहां पे बायोडाइवर्सिटी कम होता है या फिर स्पीसीज का एक्सटेंशन होता है, स्पीसीज पूरा गायब होता है बिकॉज ऑफ सम नेचुरल रीजंस। किसी नेचुरल रीजन की वजह से अगर कम नंबर ऑफ स्पीसीज, ज्यादा नहीं, अगर फ्यू नंबर ऑफ स्पीसीज अगर किसी नेचुरल कॉज के वजह से एक्सटेंड होते हैं, गायब हो जाते हैं, तो उसको हमने क्या कहा, नेचुरल एक्सटेंशन। और उसमें उसमें जो एक्सटेंशन होने का रेट है या फिर स्पीसीज गायब होने का जो स्पीड है वो काफी स्लो होता है। नेचुरल एक्सटेंशन में ऐसा नहीं होगा कि काफी तेजी से स्पीसीज गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं, बहुत धीरे धीरे क्या होगा, स्पीसीज का नंबर कम होगा। तो मैंने क्या कहा, वो कैसा होता है, वो काफी स्लो होता है। तो मैंने क्या कहा, वेरी स्लो रेट में होता है, ठीक है? और यहाँ पे कितने स्पीसीज गायब होंगे, बहुत ही कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो मैंने क्या कहा, सम स्पीसीज आर क्या है, डिसअपीयर होंगे। क्या होंगे, डिसअपीयर होंगे। और क्या होगा, जो दूसरे स्पीसीज है, जो दूसरे स्पीसीज है, जो उस जब एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो वहां पे जब वो क्या होंगे, उनके लिए वो फेवरेबल होगा, वो क्या होंगे, वहां पे एडेप्टेड होंगे। और जो देखो मतलब क्या है, मान लो कोई एरिया था, उस एरिया में स्पीसीज ए बी सी डी थे, क्या थे, ए बी सी डी थे, और वहां पे उस एरिया में मान लो कोई चेंजेस आ गया, चेंजेस आने की वजह से मान लो ए और बी जो है उस एरिया में अभी खुद को सर्वाइव नहीं कर पाए, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे। और जो सी और डी थे मान लो वो क्या हुए, उस एरिया में एडेप्टेड हो गए, तो वो क्या हो गए, वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे कितने स्पीसीज गायब होंगे, कुछ ही स्पीसीज। तो मैंने क्या कहा, सम स्पीसीज। कैसे होगा, काफी स्लो रेट में होगा। और क्यों होगा, बिकॉज ऑफ सम नेचुरल रीजंस, नेचुरल कॉज के वजह से होगा। और मास एक्सटेंशन का मतलब क्या है, अगर अगर मान लो बहुत सारे स्पीसीज अगर क्या हो रहा है, एक ही साथ एक्सटेंड हो रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, उसको मास एक्सटेंशन। यहाँ पे कुछ स्पीसीज हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, काफी ज्यादा स्पीसीज। और ये भी किसके वजह से होगा, बिकॉज ऑफ सम नेचुरल रीजंस। तो हमने क्या कहा, नेचुरल रीजन की वजह से अगर फ्यू स्पीसीज हो रहा है तो, या सम स्पीसीज, तो मैंने कहा नेचुरल एक्सटेंशन। अगर नेचुरल रीजन की वजह से ही अगर बहुत सारे एक साथ हो रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, मास एक्सटेंशन, ठीक है? और ये जो है आपका, अभी हम ये मानते हैं कि अभी तक कितनी बार मास एक्सटेंशन हो चुका है, मतलब कितनी कितनी बार को मैंने क्या कहा, कितनी एपिसोड, कितना एपिसोड्स हो चुका है, तो हमने कहा 5 एपिसोड्स। कितना, 5 एपिसोड्स हो चुका है, किसका, मास एक्सटेंशन का हो चुका है। और वो कौन सा, नेचुरल रीजन के वजह से। किसके वजह से, नेचुरल रीजन के वजह से। और उसके बाद और एक क्या है आपका,
आपका एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या, वो एक्सटेंशन जिसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन रेस्पॉन्सिबल, उसको हमने क्या क्या कहा, एंथ्रोपोजेनिक या फिर मैन मेड एक्सटेंशन कहा। और ये क्या है, ये क्या है आपका सिक्स्थ मास एक्सटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए, सिक्स्थ मास एक्सटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और हम ये मानते हैं नेचुरल कॉज के वजह से, नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स के वजह से जिस रेट में आपका मास एक्सटेंशन हुआ उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा रेट में, काफी फास्टर रेट में एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन हो रहा है। और कितना, हम कहेंगे कि 10 से 1000 गुना ज्यादा रेट में क्या हो रहा है, फास्ट रेट में एक्सटेंशन हो रहा है। तो हमने ये देखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको आपको याद करना ही करना है। मतलब ये क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन तो है लेकिन इसको याद करना काफी जरूरी है, याद करना काफी जरूरी है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, मतलब एक्सटेंशन देखा, तो अब हम क्या करेंगे, जो बायोडाइवर्सिटी है, क्या है बायोडाइवर्सिटी, इसको तो हमने देखा। अब हम क्या करेंगे, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ, इंपॉर्टेंस तो देखा हमने, बायोडाइवर्सिटी क्या है देखा, बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या देखा, बायोडाइवर्सिटी क्यों कैसे लॉस, मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या क्या है, उसको हमने बायोडाइवर्सिटी के लॉस के टाइप्स देखा। अब हम क्या देखेंगे, अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा तो उसका फर्क क्या पड़ेगा उसको देखेंगे। अगर हमने इंपॉर्टेंस समझा है तो उसको हम आराम से समझ सकेंगे। इंपॉर्टेंस में हमने क्या देखा था, अगर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो इकोसिस्टम ज्यादा हेल्दी होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ये हमने देखा था। तो अगर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कम है तो क्या होगा, वो लेस हेल्दी होगा, मतलब ससेप्टेबल होगा, और क्या होगा, वहां पे स्टेबिलिटी कम होगा। क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, और हमने क्या कहा था, डाइवर्सिटी ज्यादा होने स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगा बोलूंगा, अगर वहां पे प्रोडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। तो अगर डाइवर्सिटी कम होगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी अपने आप ही कम हो जाएगा। क्या होगा, प्रोडक्टिविटी अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जो क्या है वहां पे और उसके बाद क्या है, एनुअल प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या करेगा, काफी वेरी करेगा। क्या करेगा, काफी वेरी करेगा, तो वो भी होगा। और उसके बाद क्या देखा था, जो एलियन स्पीसीज है वो आने से कोई स्टेबल इकोसिस्टम को क्या नहीं करता, उतना इफेक्ट नहीं करता है। मतलब जहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा है, स्टेबल है, और स्टेबल होने से एलियन स्पीसीज को उतना इफेक्ट नहीं करेगा। या फिर कोई दूसरा रीजन, नेचुरल कॉज की वजह से भी उतना इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर डाइवर्सिटी कम है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगा। स्टेबिलिटी कम है मतलब क्या होगा, एलियन स्पीसीज आके उसको ज्यादा इफेक्ट करेगा, मतलब डिस्टर्ब कर पाएगा, या फिर कोई नेचुरल कॉज की वजह से वहां पे ज्यादा डिस्टर्बेंस हो पाएगा, या फिर इवन आपका ह्यूमन की वजह से जो डिस्टर्बेंस है उससे भी वो काफी अफेक्टेड होगा। वही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। मतलब क्या है, वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा, काफी क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, वहां पे क्या होगा, जो आपका प्रोडक्टिविटी है, क्या है, प्रोडक्टिविटी है, या फिर क्या है, वाटर का यूज हुआ, या फिर पेस्ट पेस्ट या फिर डिजीज साइकिल से, ये सब क्या होगा, काफी ज्यादा क्या करेंगे, वेरिएबिलिटी शो करेंगे। मतलब हर साल क्या होगा, वो उनमें वेरिएशंस काफी शो होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा। उसके बाद क्या है, ये तो हमने बायोडाइवर्सिटी देख लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको थोड़ा सा ही वेट करना है, आपको घबराना नहीं, और ज्यादा से ज्यादा आपको 15-20-25 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 20-25 मिनट ही लगे बच्चों। अब देखो कॉज, अब हमने देखना है क्या, जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी होने के पीछे रीजंस क्या है, उसका कॉज क्या है, किसके वजह से होता है। ठीक है, तो 4 रीजंस, कितने रीजंस, 4 रीजंस, और उनको हम क्या कहते हैं, एविल क्वाड्रेट। क्या बोलेंगे, एविल क्वाड्रेट। तो ये जो 4 एविल क्वाड्रेट है, मतलब जो 4 रीजंस है, कॉजेस है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी कम होगा, ये सब है। क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद ओवर एक्सप्लॉइटेशन, उसके बाद एलियन स्पीशीज इन्वेजन, और क्या है, को एक्सटेंशन। तो ये चारों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। क्या देखेंगे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। और हैबिटेट देखो, ये जो 4 फैक्टर्स हमने देखा, 4 कॉजेस देखा, उनमें से सबसे ज्यादा अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है डाइवर्सिटी को कम करने के लिए, तो वो कौन है, आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हैबिटेट को लॉस भी कराएंगे, मतलब हैबिटेट को पूरा गायब भी करा देंगे, या फिर कोई बड़ा सा हैबिटेट उसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करेंगे। दोनों से क्या होता है, डाइवर्सिटी कम होता है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा, दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और उसका एग्जाम्पल हम एक देखते हैं। एक टाइम था, कभी ऐसा भी वक्त था, जहां जब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा था, 14% पूरा अर्थ का लैंड का एरिया ऑक्यूपाई कर रहा था। ठीक है, और उतना लैंड अगर ऑक्यूपाई कर रहा था तो वहां पे डाइवर्सिटी भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन आज के टाइम पे अब कितना है, करीब करीब सिर्फ 6% है। तो देखो, आधा से भी हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। क्या क्या, आधा से भी हम कम कर दिया। और हम ये मानते हैं
हम ये मानते हैं कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसमें क्या आता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट आता है, तो वहां पे वहां वो क्या करता है, पूरे जो अर्थ है उसको कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस सप्लाई करता है, अबाउट 20% ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और इसीलिए हम जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ प्लेनेट कहेंगे। लेकिन क्या हुआ, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसको हम अभी टाइम के हिसाब से क्या करें, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, मतलब वहां पे हैबिटेट को लॉस कराते जा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, लोग क्या कर रहे हैं वहां पे केटल्स को मतलब वहां पे ग्रेजिंग के लिए क्या है, उसको उनको ग्रास लैंड चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं, जंगल को साफ करके वहां पे ग्रेजिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या, या फिर सोयाबीन को लगाने के लिए, किसके लिए, सोयाबीन को लगाने के लिए, और इसकी वजह से क्या करें, जंगल को साफ करें, जंगल को साफ करें तो क्या होगा, प्लांट्स खत्म होगा, प्लांट्स खत्म होगा तो अपने आप ही वहां पे जो दूसरे एनिमल्स है या फिर डिकम्पोज जो भी स्पीसीज है उनका नंबर अपने आप ही कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि सिर्फ हैबिटेट को लॉस करा देने से होगा डाइवर्सिटी कम होगा, ऐसा नहीं। हैबिटेट को अगर डिग्रेड भी करते हो, क्या करते हो, डिग्रेड करते हो, तब भी क्या होगा, डाइवर्सिटी कम होगा। और अगर मैं कह रहा हूं कि हैबिटेट को या फिर किसी इकोसिस्टम को अगर मैं डिग्रेड करा रहा हूं, इसका मतलब क्या करा रहा हूं, मैं उसको पल्यूट करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं, पल्यूट। तो अगर मैं किसी हैबिटेट को पॉल्यूशन करा दूंगा, पल्यूट करा दूंगा, तो वहां पे जो स्पीसीज होंगे वो उससे अफेक्टेड होंगे, उनमें से कुछ स्पीसीज का पूरा डेथ हो जाएगा, वो पूरा खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा, डाइवर्सिटी अपने आप ही कम हो जाएगा। मतलब क्या देखा हमने, हैबिटेट को लॉस कराने से डाइवर्सिटी कम होता है, हैबिटेट को पल्यूट कराने से, जिसको मैं क्या बोलूंगा, डिग्रेडेशन ऑफ हैबिटेट, उससे भी क्या होता है, तो आपका बायोडाइवर्सिटी कम होगा। और एक रीजन क्या है, हैबिटेट को फ्रेगमेंट करने से। अब क्या है देखो, मान लो एक बड़ा सा जंगल था, ठीक है, तो क्या होगा, वहां पे कुछ एनिमल्स आराम से रहते होंगे, जिन एनिमल्स को क्या है, लार्जर टेरिटरीज चाहिए, लार्जर एरियाज चाहिए। अगर मैंने क्या किया, उस बड़े से जंगल में से बीच में से हमने क्या किया, रास्ता बना दिया। तो अब जब रास्ता बीच में से बना दिया तो क्या हुआ, वो जो जंगल था वो दो हिस्सों में बट गया। अब क्या होगा, जो एनिमल्स लार्जर टेरिटरीज रिक्वायर करते हैं उनके लिए वो क्या हुआ, हानिकारक हो गया। मतलब क्या, वहां पे जो हैबिटेट पहले एक था वो क्या हुआ, दो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो गया, बीच में रास्ता बनने की वजह से, है ना। तो अब क्या हुआ, मैं बोलूंगा कि वो जो लार्जर टेरिटरीज रिक्वायर करने वाले जो एनिमल्स थे वो काफी ज्यादा अफेक्टेड होंगे। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो हाँ, यहाँ पे यही लिखा है। ठीक है, तो हैबिटेट को जब मैं क्या करूंगा, फ्रेगमेंट करूंगा, तो वहां पे क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो लार्जर टेरिटरीज को रिक्वायर करेंगे, जैसे कि कौन सा आपका मैमल्स हो गए या फिर बर्ड्स हो गए या फिर माइग्रेटिंग एनिमल्स, वो क्या होंगे, काफी ज्यादा अफेक्टेड होंगे, काफी काफी ज्यादा अफेक्टेड होंगे, बैडली अफेक्टेड होंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या है देखो, उसके बाद यहाँ पे जो हैबिटेट को पॉल्यूट करने वाला एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको मैं बता देता हूं। ठीक है, अब होता क्या है कि पॉल्यूट करने का, पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं। पेस्टिसाइड मतलब जानते हैं हम लोग, पेस्ट को किल करने वाला केमिकल्स, उसको मैं क्या बोलूंगा, पेस्टिसाइड बोलूंगा। तो पेस्टिसाइड जैसे ही यूज करेंगे तो क्या होगा, उस एरिया के आसपास जो क्या होंगे, उस एरिया के आसपास जो वाटर बॉडी होगा उसमें वो पेस्टिसाइड जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे वो वाटर बॉडी में पेस्टिसाइड का अमाउंट बढ़ते जाएगा, और उससे क्या होगा, फिश के अंदर वो पेस्टिसाइड जाएगा, और फिश के अंदर वो पेस्टिसाइड जाने से क्या होगा, जो बर्ड्स है, बर्ड्स उसको खाएंगे तो बर्ड का नंबर अपने आप क्या होगा, कम होगा। क्या कम होगा, तो उसमें फैल्कॉन ले लो या फिर बर्ड, फिश ईटिंग बर्ड्स ले लो, उनका नंबर क्या होगा, कम होगा। उसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, लेड पॉइजनिंग। क्या दिया हुआ है, लेड पॉइजनिंग। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। उसके बाद क्या है, और एक एग्जाम्पल क्या है, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी ड्रास्टिकली reduces species diversity। अब यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या देखते हैं। ठीक है, मान लो कोई वाटर बॉडी है और उस वाटर बॉडी में क्या हुआ, पानी, जो बारिश का पानी है उससे क्या हुआ, काफी ज्यादा जो खेत खेत थे, जो फील्ड थे, उसमें जो क्या था, फर्टिलाइजर था या फिर पेस्टिसाइड था, वो सब क्या हुआ, एक्यूमुलेट हो गया। कहां पे, उस वाटर बॉडी में। अगर मान लो वो जो फर्टिलाइजर था, केमिकल फर्टिलाइजर, वो अगर कहां पे आ गया, उस वाटर बॉडी में आया, तो क्या हुआ, न्यूट्रिएंट वहां पे ज्यादा हो गया। न्यूट्रिएंट जब ज्यादा होगा तो वहां पे अब कौन ज्यादा ग्रो करेगा, एल्गी ज्यादा ग्रो करेगा। तो क्या होगा, एल्गल ब्लूम होगा। तो एल्गी जब ज्यादा ग्रो करेगा तो क्या करेगा, वो एल्गी खुद को ज्यादा ग्रो कराने के लिए वो ऑक्सीजन को ज्यादा कंज्यूम करेंगे। वो ऑक्सीजन कहां से कंज्यूम करेंगे, वो जो वाटर बॉडी था उससे ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। तो उस जो वाटर बॉडी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन था उसका अमाउंट कम होगा, और वाटर बॉडी में डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट जब कम होगा तो क्या होगा, डिजोल्व ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी कम होगा, तो क्या होगा, उस वाटर बॉडी में जो एक्वाटिक एनिमल्स या प्लांट्स है उनका नंबर कम होगा। मतलब क्या होगा, डाइवर्सिटी अपने आप ही कम हो गया,
है ना। और वहां पे हमने क्या कहा, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है, अगर मैं न्यूट्रिएंट को बढ़ा देता हूं किसी वाटर बॉडी में और उससे अगर क्या हो रहा है, एल्गी का नंबर बढ़ता है, तो उसको मैंने क्या कहा, यूट्रोफिकेशन कहा। क्या कहा, यूट्रोफिकेशन कहा। ठीक है, तो चलो मैं इसको लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे ये लिखूंगा यूट्रोफिकेशन में होता क्या है, कहां पे, यूट्रोफिकेशन के टाइम पे होता क्या है, वो कैसे आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी को या फिर बायोडाइवर्सिटी को कम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम देखेंगे। यूट्रोफिकेशन में होता क्या है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होगा। क्या होगा, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हुआ। एनरिचमेंट मतलब समझ रहे हो ना, न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ा। क्या हुआ, न्यूट्रिएंट का अमाउंट बढ़ा, कहां पे, वाटर बॉडी, कहां पे, वाटर बॉडी में। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट का अमाउंट क्या हुआ, बढ़ गया। और उससे क्या होगा, अब उसका रिजल्ट क्या होगा, आर लिख रहा हूं मतलब क्या है, रिजल्ट है। उसका रिजल्ट ये होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि वहां पे एल्गी का ग्रोथ होगा, और एल्गी काफी तेजी से बढ़ेगा। उसको मैं क्या बोलता हूं, एल्गल ब्लूम बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एल्गल ब्लूम। और एल्गी का ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या चाहिए, रेस्पिरेशन चाहिए। एनर्जी कहां से बनेगा, रेस्पिरेशन से बनेगा। उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या होगा, वो डिजोल्व ऑक्सीजन को काफी ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन व्हाट, डिजोल्व ऑक्सीजन। जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, उसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। और उससे क्या होगा, उससे उसका रिजल्ट क्या होगा, जो दूसरे स्पीसीज से, एक्वाटिक एनिमल्स या प्लांट्स है, उनको ऑक्सीजन कम मिलेगा। उसके वजह से क्या होगा, बाकी जो एनिमल्स या प्लांट्स, एक्वाटिक एनिमल्स प्लांट्स है, उनका डेथ होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, इट विल रिजल्ट इन, इट विल कॉज इन डेथ ऑफ, क्या, डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक्वाटिक एनिमल्स या प्लांट्स का क्या होगा, डेथ होगा। और उससे क्या होगा, अच्छा उससे क्या होगा, एक्वाटिक एनिमल्स या प्लांट्स अगर गायब हो रहे, डेथ हो रहा है, मतलब क्या होगा, वो स्पीसीज उस वाटर बॉडी में खत्म हो रहा है, मतलब क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी अपने आप ही कम हो जाएगा। क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी अपने आप ही कम होगा। तो ये हमने देखा। ठीक है, तो ये हमने पहले देखा। अब उसके बाद दूसरा रीजन देखते हैं, क्या, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। इंसान इतना खराब है ना, इंसान इतना खराब है कि वो अपने फायदे के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को हमेशा यूज करता है। और हमने किसी किसी को यूज करना है तो ठीक है, लेकिन ओवर एक्सप्लॉइट भी करते हैं। और ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने की वजह से कुछ स्पीसीज दुनिया से पूरा गायब भी हो गए। उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि डोडो हो गया, पैसेंजर पीजन हो गया, स्टिलर सी काउस हो गए। उनको हमने काफी ज्यादा यूज किया और उसकी वजह से बेचारे आज दुनिया में है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो गया पूरा। उसके बाद क्या है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अब एलियन स्पीसीज का मतलब क्या, एक एरिया है, एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में कोई स्पीसीज था ही नहीं, कोई बाहर दूसरे इकोसिस्टम से हमने आपने उसको ले आया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एलियन स्पीसीज बोलूंगा। तो जो एलियन स्पीसीज है, हो सकता है जिस हमारा जो क्या है, हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें आने के बाद वो क्या करे, उस एरिया में चेंजेस लाए। और चेंजेस लाने की वजह से क्या हो सकता है, उस एरिया में जो नेटिव क्या थे या फिर लोकल स्पीसीज थे, वो क्या होंगे, अब वो जो चेंज्ड एनवायरनमेंट है वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है, समझ में आया। तो उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। कुछ एग्जांपल में क्या है, सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे, नाइल पर्च के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये क्या है, एक फिश, क्या है, फिश है। और किस तरह का फिश है, प्रेडेटर फिश। और इस नाइल पर्च जो फिश है, इसको कहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका। तो ईस्ट अफ्रीका का जो लेक विक्टोरिया है वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था। और उससे क्या हुआ, ये फिश जब उस एरिया में आया तो क्या हुआ, उस एरिया का मतलब ये जो ईस्ट अफ्रीका का जो लेक विक्टोरिया है, वहां पे जो क्या थे आपके, क्या थे जो नेचुरल फिशेस थे, उनमें से क्या आपका 200 से भी ज्यादा फिशेस क्या हुए, एलिमिनेट हो गए। तो क्या हुआ, इस एक फिश को लाने की वजह से, ये क्या है आपका एलियन स्पीसीज है, इस एलियन स्पीसीज को लाने से क्या हुआ, 200 से ज्यादा स्पीसीज गायब हो गए, मतलब क्या हुआ, डाइवर्सिटी कम हो गया। दूसरा क्या एग्जांपल, इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही हुआ है, कहां पे, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपने पढ़ा हुआ है। तो वहां पे क्या है, जो कैरेट ग्रास जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पार्थेनियम है ना, उसको इंडिया में, उसको, ये केम है बच्चों, ये क्या है, केम है, ये स्पेलिंग एरर है, ठीक है। तो जो आपका इंडिया में लाया गया, वो अपने कैसे आया, वीट को जब लाया जा रहा था, है ना, बाहर से, उस टाइम पे उसके साथ कॉन्टेमिनेट होके आ गया। अब उसके बाद क्या है, ये जो कैरेट ग्रास है, क्या है, कैरेट ग्रास, वो इंडिया के काफी सारे हब्स को और काफी सारे श्रब्स को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया।
क्या क्या एलिमिनेट कर दिया, मतलब हब्स की स्पीसीज का नंबर कम हुआ, स्ट्रब के नंबर कम हुआ, मतलब क्या हुआ, स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हुआ, मतलब क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी कम हुआ। उसके बाद क्या है, और एक श्रब है जिसका नाम क्या है, लैंटाना, है ना, कौन से एरिया का, ट्रॉपिकल अमेरिका का। ठीक है, अब इसको कहां इंट्रोड्यूस किया गया, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। और करने के बाद क्या हुआ, करने के बाद ये जो लैंटेना है वो एक सीरियस वीड की तरह उभर के आया। और उसके बाद क्या हुआ, इसने क्या किया, जो इंडिया का जो फॉरेस्ट उसमें जो बहुत सारे आपका क्या है प्लांट्स है, उसको क्या किया, उसने रिप्लेस कर दिया। क्या क्या रिप्लेस कर, मतलब क्या है, बहुत सारे स्पीसीज उसके वजह से क्या हुए, गायब हो गए, मतलब डाइवर्सिटी कम हुआ। उसके बाद और एक क्लासिकल एग्जांपल कौन सा है आपका, वाटर हाइसिंथ, जिसको हम क्या कहते हैं, आइकोनिया, या फिर क्या बोलेंगे, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। उसने उस वो आने की वजह से क्या हुआ, वो भी काफी तेजी से बढ़ता है, और काफी तेजी से बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो वाटर बॉडी है उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल कम करता है, और उससे क्या होगा, वहां पे जो एक्वाटिक एनिमल्स या फिर प्लांट्स है उनका नंबर क्या हुआ, काफी कम हुआ। क्या हुआ, काफी कम हुआ। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। क्या कहेंगे, टेरर ऑफ बंगाल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अफ्रीका से इलिजिमेट की तरह से हमने क्या किया, अफ्रीकन कैटफिश को लाया, कहां पे, इंडिया में लाया। और उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल है, ये नाम है उसको, तो है ना, किस पर्पज से लाया, एक्वाकल्चर के पर्पज से लाया। और उसके बाद क्या हुआ, इंडिया में जो इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब क्या, इंडिया का जो ओरिजिन का है, वो कैटफिशेस क्या हुए, काफी गायब हो गए, मतलब क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी कम हुआ। ये एग्जांपल है, इसको याद करना है, कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया था। अब उसके बाद क्या है, को एक्सटेंशन। तो दो रीजन हमने देख लिया है, अभी तक तीन रीजन देख लिया है। कौन कौन सा, एक देखा हमने कौन सा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, उसमें हैबिटेट पोल्यूशन डिग्रेडेशन भी देख लिया था। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कौन सा, एलियन स्पीसीज इन्वेजन हमने देखा, है ना। और उसके बाद ओवर एक्सप्लॉइटेशन देखा। अब लास्ट देखेंगे कौन सा, को एक्सटेंशन। कौन सा, को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में क्या होगा, तो यहां पे मान लो मैं क्या कर रहा हूं, कोई दो ऐसे रिलेशनशिप देख रहा हूं जहां पे क्या है, दो ऑर्गेनिज्म को एक साथ रहना ही रहना है। एक कौन सा, म्यूचुअलिज्म ले रहा हूं, और एक क्या ले रहा हूं मैं, पैरासिटिज्म ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, पैरासिटिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों पार्टनर एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, और दोनों को अगर अलग कर दोगे तो खत्म हो जाएंगे। तो अगर मान लो एक खत्म हुआ तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑर्किड, मान लो मैंने क्या किया, ऑर्किड और किसकी बात कर रहा हूं, बी की बात कर रहा हूं। तो अगर बी खत्म हो जाएगा, अगर बी ही गायब हो जाएगा, तो उस प्लांट में कैसे आपका क्या होगा, उस प्लांट में कैसे वहां पे पॉलिनेशन होगा, होगा ही नहीं। तो अगर बी गायब तो अगर बी एक्सटेंड हुआ तो क्या हुआ, ऑर्किड भी एक्सटेंड कर जाएगा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, को एक्सटेंशन बोलूंगा। या फिर वास्प और फिग प्लांट की बात करेंगे, तो वहां पे क्या होता है, वास्प जो है वो क्या करेगा, वो अपने एग को ले करेगा कहां पे, फिग प्लांट में, फिग प्लांट के फ्लावर में उसको ले करेगा, और वो एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है ना। तो वहां पे मैं क्या बोलूंगा, अगर फिग प्लांट होगा ही नहीं, एक्सटेंड कर जाएगा, तो वो जो आपका क्या है, इंसेक्ट है, जो वास्प है, वो कहां पे अपना एग को लेकर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा वो। तो वो क्या होगा, अगर मतलब प्लांट गायब तो ये वास्प भी गायब हो गया। और या फिर क्या बोलूंगा, अगर वो इंसेक्ट नहीं होगा तो वो इंसेक्ट गायब हो जाएगा, तो उस प्लांट में कैसे पॉलिनेशन होगा, होगा ही नहीं। मतलब क्या है, वो इंसेक्ट गायब तो वो भी गायब। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब म्यूचुअलिज्म में एक पार्टनर अगर गायब हो रहा है तो दूसरा पार्टनर भी गायब हो रहा है। मतलब एक पार्टनर एक्सटेंड करेगा तो दूसरा पार्टनर भी एक्सटेंड करेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, को एक्सटेंशन। ठीक उसी तरह पैरासिटिज्म में भी होगा। तो देखो यहाँ पे जो होस्ट है, होस्ट पैरासाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन पैरासाइट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर आप क्या करोगे, अगर आप होस्ट को ही कंप्लीटली गायब कर दोगे तो क्या होगा, पैरासाइट भी गायब हो जाएगा। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, को एक्सटेंशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, को एक्सटेंशन। जैसे कि एग्जांपल लिखा है क्या, इन प्लांट पॉलिनेटेड म्यूचुअलिज्म एक्सटेंशन ऑफ वन पार्टनर विल कॉज एक्सटेंशन ऑफ अनदर वन। जैसे अभी मैंने बताया वो एग्जांपल है। और क्या है, एक्सटेंशन ऑफ होस्ट कॉजेस एक्सटेंशन ऑफ क्या, पैरासाइट्स, वही उसने बताया है। ठीक है, अब ये हम क्या, हमने तो क्या देख लिया, हमने तो देख लिया है कि जो क्या है, डाइवर्सिटी क्या है उसको देख लिया, डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है देख लिया, डाइवर्सिटी के टाइप्स क्या है देख लिया, डाइवर्सिटी के लॉस क्या है देख लिया, डाइवर्सिटी के लॉस होने के रीजन क्या है देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, डाइवर्सिटी जो लॉस होता है उसका सोल्यूशन क्या है, उसको हम थोड़ा सा देखें। ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, अब यहां पे देखो, डाइवर्सिटी को जब हम क्या करते हैं, कंजर्व करेंगे, तो कैसे कंजर्व करेंगे, तो हम अभी क्या देखने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
अब यहाँ पे दो टाइप के आते हैं, कौन सा, एक तो इन सिटू कंजर्वेशन आएगा और एक क्या आएगा, एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू और एक्स सिटू में डिफरेंस क्या है, अगर हम क्या कर रहे हैं उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा उसको इन सिटू, उसको अगर उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा के दूसरे एरिया में प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो क्या बोलूंगा, एक्स सिटू। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मान लो कोई इंसान है फलाना, उस फलाने इंसान को डर लग रहा है ना, तो डर जब लग रहा है तो हम उसको हमने क्या किया, उसके घर पे, मान लो किसी इंसान की वजह से उसको डर लग रहा है तो हमने क्या किया, उसके घर पे ही हमने क्या किया, पुलिस को गार्ड को वहां पे रख दिया और उसके घर पे ही हमने क्या किया, उसको प्रोटेक्शन दे दिया। या फिर हमने क्या किया, उसको किसी दूसरे एरिया में लेके दूसरी जगह पे रख दिया और उसको वहां पे उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो दो केसेस हैं यहाँ पे, दो पॉसिबिलिटीज है। तो पहला केस जहां पे उसको हमने उसके घर पे ही प्रोटेक्शन दिया तो उसको मैं कहूंगा इन सिटू प्रोटेक्शन। या फिर अगर मैं क्या किया, उसके घर से हटा के किसी दूसरे एरिया में लेके उसको प्रोटेक्शन दिया तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स सिटू। तो मान लो कोई कोई जंगल था, क्या था, जंगल था, और वहां पे कोई स्पीसीज ए था, इसी एरिया में ही हमने क्या किया, उसको प्रोटेक्शन दिया तो मैं क्या बोलूंगा इन सिटू प्रोटेक्शन। अगर मैंने क्या किया, इसको यहां से हटा के किसी दूसरे एरिया में ले लिया, ये मान लो एरिया 1 था और ये मान लो क्या है, एरिया 2 है, तो यहां पे लेके यहां पे हमने प्रोटेक्शन दिया तो ये क्या होगा, एक्स सिटू। तो ये क्या होगा, एक्स सिटू होगा और ये क्या होगा, इन सिटू होगा। मतलब नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन दे रहे तो क्या है, इन सिटू, नेचुरल हैबिटेट से हटा के अगर प्रोटेक्शन दे रहे तो क्या बोलूंगा, एक्स सिटू। और जब भी मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता हूं, प्रोटेक्शन देता हूं तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, कंजर्वेशन। अगर डेड होगा तो क्या बोलूंगा मैं, प्रिजर्वेशन। क्या बोलूंगा, प्रिजर्वेशन। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, कंजर्वेशन बोल रहे तो कंजर्वेशन में हम क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्शन देंगे। किसको, लिविंग, क्योंकि डेड को प्रोटेक्शन देने का कोई क्या नहीं है, सेंस बनता ही नहीं है। क्या नहीं बनता है, सेंस बनता ही नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो इन सिटू प्रोटेक्शन, इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जांपल में क्या लेंगे हम लोग, हॉटस्पॉट लेंगे और प्रोटेक्टेड एरियाज लेंगे। और यहाँ पे जब हम हॉटस्पॉट लेंगे और प्रोटेक्टेड एरियाज लेंगे तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज है उसके 3 एग्जांपल देखेंगे। कौन कौन सा, सेक्रेड ग्रुप्स देखेंगे, सेक्रेड लेक्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, और कौन सा, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो हमने ये किसका एग्जांपल देखा, तो हमने प्रोटेक्टेड एरियाज के एग्जांपल्स देखा। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, हॉटस्पॉट से स्टार्ट करेंगे। किससे, हॉटस्पॉट से स्टार्ट करेंगे। तो हॉटस्पॉट क्या है, अच्छा हॉटस्पॉट से पहले और एक्स2 के एग्जांपल हमने ये लिखा है, उसको हम देख लेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, हॉटस्पॉट से। तो एक एरिया को हम कब हॉटस्पॉट बोलेंगे, कब हॉटस्पॉट बोलेंगे, किसी एरिया को या फिर किसी इकोसिस्टम को हॉटस्पॉट कहने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो वो कंडीशंस क्या है, सबसे पहला कंडीशन, उस एरिया में क्या होना चाहिए, स्पीशीज रिचनेस काफी ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दूसरा क्या, उस एरिया में काफी ज्यादा एंडेमिज्म होना चाहिए। अब बोलोगे कि सर एंडेमिज्म का मतलब क्या है, उससे पहले एक टर्म आना चाहिए, क्या, एंडेमिक स्पीशीज। क्या है, एंडेमिक स्पीशीज। अब एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या है, मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ एरियाज लिया, हमने क्या लिया, एरियाज या फिर इकोसिस्टम लिया, क्या लिया, एरियाज या फिर इकोसिस्टम लिया। तो ये मान लो क्या है, इकोसिस्टम 1 है, ये मान लो क्या है, इकोसिस्टम 2 है, और ये मान लो क्या है, इकोसिस्टम 3 है। और यहाँ पे हमने कुछ स्पीशीज लिया, क्या लिया, स्पीशीज लिया। या मान लो स्पीशीज ए है, स्पीशीज बी है, स्पीशीज सी है, या मान लो क्या है, बी सी डी ई ऐसे स्पीशीज है। और मान लो यहाँ पे क्या है आपका, सपोज यहाँ पे डी ई एफ ऐसे स्पीशीज। तो एक चीज आप देख रहे हो कि जो आपका बी सी डी है, बी सी डी और क्या है, बी सी डी ई, क्या है, बी स्पीशीज बी स्पीशीज सी, बी स्पीशीज डी और क्या, बी स्पीशीज ई। ये स्पीशीज जो है वो एक से ज्यादा इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, एक से ज्यादा इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं स्पीशीज ए की बात करूं या फिर स्पीशीज एफ की बात करूं, तो ये स्पीशीज एक एक इकोसिस्टम है। देखो ए कहां है, ए सिर्फ आपका इकोसिस्टम 1 में प्रेजेंट है, ए जो है सिर्फ इकोसिस्टम 1 में प्रेजेंट है, और एफ कहां प्रेजेंट है, इकोसिस्टम 3 में ही प्रेजेंट है। तो इन स्पीशीज को मैं क्या बोलूंगा, एंडेमिक स्पीशीज बोलूंगा। इनको मैं क्या बोलूंगा, एंडेमिक स्पीशीज। मतलब क्या है, वो स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में मिले, बाकी इकोसिस्टम में ना मिले, उसको मैं क्या बोलूंगा, एंडेमिक स्पीशीज बोलूंगा। और अगर कोई एरिया है, उस एरिया में कुछ ऐसे स्पीशीज है जो कि दूसरे एरिया में मिलेंगे ही नहीं, सिर्फ उसी एरिया में ही मिलेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, वहां पे एंडेमिक स्पीशीज ज्यादा है, मतलब क्या बोलूंगा, वहां पे एंडेमिज्म ज्यादा है। तो एक एरिया को हॉटस्पॉट करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए, तो मैंने कहा पहले स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होना चाहिए, दूसरा क्या, एंडेमिक स्पीशीज भी ज्यादा होना चाहिए, दूसरा क्या है, उस एरिया में, और तीसरा क्या है, उस एरिया में क्या होना चाहिए, वहां पे वो हैबिटेट है या फिर जो इकोसिस्टम है उसको लॉस होने का चांस क्या है, ज्यादा होना चाहिए। मतलब थ्रेट जो है,
थ्रेट जो है वो क्या है, हैबिटेट लॉस का वो ज्यादा होना चाहिए, तब क्या होगा वहां पे उस एरिया को मैं क्या बोलूंगा, हॉटस्पॉट बोलूंगा। और ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस में आऊंगा, वापस आओ नहीं, चलो इसको मैं बता देता हूँ। तो अब आप बोलोगे कि सर अगर स्पीसीज रिचनेस ऑलरेडी ज्यादा है तो वहां से अगर कोई कुछ स्पीसीज गायब होगा तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो हॉटस्पॉट में तो स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है, मतलब बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी ज्यादा है, तो उसको हम क्यों प्रोटेक्ट करेंगे। हमें तो ऐसे एरिया को लेना चाहिए जहां पे डाइवर्सिटी कम है, तो वहां वो बात बनती है। नहीं, आप गलत सोच रहे हो। सिंपल सी बात है, मान लो आपके पास दो नाव है, दो बोट्स हैं, एक बोट में मान लो 50 लोग हैं और एक बोट में मान लो 500 लोग हैं। तो आप बोलो कि इन दोनों एरियाज में से, अच्छा इन ये भी खत्म होने को है और ये दोनों डूबने को है, और आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा कि दोनों में से एक को बचाओ, तो आप किसको बचाओगे, इसको बचाओगे ना, इसको छोड़ दोगे, क्योंकि अगर ये डूब जाएगा तो 50 लोग मरेंगे और यहाँ पे डूब जाएगा तो क्या होगा, 500 लोग मरेंगे। तो हम किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको, ठीक है। अगर मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा तो मैं 500 लोगों को बचाऊंगा, इसको प्रोटेक्ट करूंगा तो मैं सिर्फ 50 को बचाऊंगा। तो जिस एरिया में ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी कम है, तो वहां पे बचाने से क्या होगा, कम स्पीसीज बचेंगे, तो उतना फायदा तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन जहां पे ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, तो वहां उसको मैं बचाऊंगा तो ज्यादा स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, मतलब उसको करना ज्यादा इजी और ज्यादा अच्छा है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि मान लो कुछ एरिया है, कोई एरिया है वहां पे जो स्पीसीज है वो दूसरे एरिया में भी मिल रहे हैं, मतलब वहां पे एंडेमिज्म नहीं है या फिर बहुत कम, तो उस एरिया को अगर मैं बचाऊंगा तो उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको बचाने से, मतलब वहां पे जो स्पीसीज थे वो तो दूसरे एरिया में भी है ना, तो ये एरिया अगर खत्म होगा तभी वो जो स्पीसीज है वो दूसरे एरिया में मिल जाएंगे। लेकिन मान लो कोई एरिया है जहां पे एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा है, तो वो एरिया अगर खत्म हो जाएगा तो वो स्पीसीज तो दूसरे एरिया में है ही नहीं। अगर वो स्पीसीज दूसरे एरिया में नहीं है, मतलब क्या होगा, ये एरिया खत्म तो स्पीसीज ही खत्म हो गया। तो इसीलिए क्या होगा, जिस एरिया में एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा होंगे उसको मुझे प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमने क्या कहा, हॉटस्पॉट जहां पे एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा होता है, या फिर क्या है जहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, या फिर जिस एरिया में लॉस होने का चांसेस ज्यादा होगा उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। जहां पे कम होगा उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्या है ही नहीं। मतलब ये तीनों कंडीशन जो सेटिस्फाई करते हैं वो क्या है, हॉटस्पॉट, और उसी को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, उसी को हम क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इनिशियली इंडिया में, सॉरी इनिशियली नहीं, इंडिया में कितने हॉटस्पॉट से 3 है, और उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इसको याद कर लेना है। और क्या है, पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे ग्लोबली इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में कितने हॉटस्पॉट्स थे, 25 थे। कितने थे, 25 थे, ठीक है। और आज के टाइम पे वो बढ़ के कितना हुआ है, 34 हुआ है, ठीक है, 34 हुआ है, ठीक है। और जो हॉटस्पॉट है वो कितने एरिया पूरे अर्थ का कवर करता है, लैंड एरिया कितने कवर करता है, लेस देन 2%, कितना, लेस देन 2%, ठीक है। ये कुछ इंफॉर्मेशन से उसको याद करना है। उसके बाद क्या है, नेशनल पार्क और कौन सा, आपका सेंचुरीज। अब देखो नेशनल पार्क में हम किसको कंजर्व करते हैं, हम प्लांट को भी कंजर्व करते हैं, एनिमल को भी कंजर्व करेंगे। प्लांट के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लोरा, एनिमल के लिए क्या यूज करेंगे, फाउना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, प्लांट अगर मैं बोल रहा हूं मतलब क्या है, फ्लोरा को भी कंजर्व करेंगे, और अगर मैं एनिमल बोल रहा हूं मतलब किसको, फाउना को भी कंजर्व करेंगे, किसको, फाउना को, दोनों को कंजर्व करेंगे, दोनों को प्रोटेक्ट करेंगे। और इस एरिया में हम कुछ चीजों को अलाउ बिल्कुल नहीं करते, जैसे कि ग्रेजिंग हो गया, या फिर फेलिंग ऑफ ट्रीज हो गया, हैबिटेट मैनिपुलेशन हुआ, कल्टीवेशन हुआ, ये सब को हम क्या नहीं करते हैं, बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। तो पूछेगा कि 4 ऑप्शन दिया होगा, पूछेगा कि बताओ इनमें से कहां पे कोई भी चीज अलाउ नहीं होगा, तो वहां क्या होगा, आपका नेशनल पार्क होगा। और एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को याद कर लेना है, ये एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सेंचुरीज। अब सेंचुरीज में हम सिर्फ किसको कंजर्व करते हैं, सिर्फ एनिमल को करते हैं, किसको, एनिमल को। और इस एरिया में कुछ चीजें अलाउड होता है, जैसे कि क्या हुआ, आपका जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टिम्बर के लिए हुआ, या फिर प्राइवेट ओनरशिप है, ये सब अलाउड होगा, ठीक है। तो ये हमने देखा। उसके बाद और क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड तो आपको याद करना ही करना है, क्या, ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहां पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। और कंजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उस एरिया में जो लोकल लोग होंगे उनको हम वहां पे रहने के लिए और कुछ काम करने के लिए अलाउ करेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, जो ट्राइबल पीपल होंगे वो इस
कंजर्वेशन के लिए क्या होंगे, एक इंटीग्रल पार्ट होंगे। क्या होंगे, इंटीग्रल पार्ट होंगे। तो जब भी आपको ट्राइबल पीपल इंटीग्रल पार्ट दे तो आपको आंख बंद करके किसके बारे में सोचना है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सोचना है। और ये किसको प्रोटेक्ट करेगा, तो मैं बोलूंगा ये भी प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा और किसको, एनिमल, दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब क्या है, अभी तक जो देखा हॉटस्पॉट हुआ, हॉटस्पॉट किसको कंजर्व करता है, प्लांट एनिमल दोनों को करता है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, है ना। तो हॉटस्पॉट है ना, तो हॉटस्पॉट में हॉटस्पॉट जो है वो किसको करेगा, तो मैं बोलूंगा ये किसके लिए होता है, प्लांट एनिमल दोनों के लिए होता है। किसके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए होता है, ठीक है। और जो आपका क्या है, नेशनल पार्क दोनों के लिए होता है। सेंचुरी किसके लिए होगा, आपका एनिमल के लिए होगा। और आपका क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी किसके लिए होगा, दोनों के लिए होगा। और देखो जो प्लांट को हम कंजर्व करते हैं वो तो हमने नेशनल पार्क से भी किया, हमने हॉटस्पॉट से भी हमने कंजर्व किया, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका जिससे हम प्लांट को कंजर्व करें तो वो कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व। और इसलिए हमने क्या कहा, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व प्लांट्स इज बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 14 है। ये डेटा आपको याद करना है। और एक बायोस्फीयर रिजर्व में कितने रीजन्स होते हैं, तो आपने कहा 3 रीजन्स। कितने रीजन, 3 रीजन। एक होता है कोर जोन, और एक होता है आपका बफर जोन, और एक क्या होता है, ट्रांजिशन जोन। अब इनका डायग्राम से बता देता हूं। तो मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एरिया बना दिया, ये सेंट्रल रीजन, क्या है, सेंट्रल रीजन। और इस सेंट्रल रीजन को मैंने क्या कहा, कोर जोन कहा। और इस कोर जोन में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये अनटच्ड एरिया होगा, अनडिस्टर्ब्ड एरिया होगा। इसको मैंने क्या कहा, कोर जोन कहा। क्या कहा, कोर जोन। उसके बाद उसके बाहर और एक एरिया होता है, और इस एरिया में क्या होगा, कुछ काम चलेगा। जैसे कि जो रिसर्च है, जो टेक्नोलॉजिकल स्टडीज है, वो यहाँ पे चलेगा। सिर्फ रिसर्च चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, मतलब कोई भी नहीं आएगा, जो साइंटिस्ट है वही यहाँ पे अलाउड होंगे। इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने कहा बफर जोन। क्या कहा, बफर जोन। उसके बाद इसके बाहर और एक एरिया होता है, इसके बाद और एक एरिया होगा जिसको मैंने ट्रांजिशन जोन का। और इस एरिया में क्या होगा, जो ट्राइबल लोग होंगे वो यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे काम करेंगे, मतलब वहां पे रहेंगे, फार्मिंग करेंगे, उनका घर बनाएंगे, ये सब चलेगा। तो सबसे बाहर जो जोन होगा, जो सबसे बाहर जो जोन है उसको मैंने क्या कहा, ट्रांजिशन जोन कहा। क्या कहा, ट्रांजिशन जोन, जहां पे क्या कौन होंगे, ट्राइबल लोग होंगे। कौन होंगे, ट्राइबल लोग होंगे। और ये क्या है आपका, ये वो आपका बफर जोन, जो आपका मिडिल जोन होगा, जहां पे क्या होगा, सिर्फ रिसर्च चलेगा। और जो सबसे सेंटर में हो वो क्या है, बिना छेड़ाछेड़ी वाला एरिया, मतलब ये क्या है आपका, कोर जोन है, वहां पे कुछ भी नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। यही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स। क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स। अब सेक्रेड मतलब क्या, होली, जिसको हम पवित्र मानते हैं, है ना। अब देखो कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां पे हम क्या करेंगे, जो फॉरेस्ट, जो ग्रोव है, उसको हम क्या करेंगे, पूरा अलग करके रखेंगे। वहां पे कोई भी छेड़छाड़ी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो प्लांट्स है उसको हम क्या मानते हैं, काफी होली मानते हैं। क्या मानेंगे, होली मानेंगे। तो हमने क्या कहा, ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट सेट असाइड एंड ऑल ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विथिन आर वेनेरेटेड एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन। मतलब क्या है, कोई फॉरेस्ट है, कोई ग्रोव है, उसको हमने क्या किया, पूरा प्रोटेक्शन दिया। क्यों दिया, क्योंकि उसको हम सैक्रेड मानते हैं। और उससे क्या होगा, उससे वहां पे जो प्लांट्स है वो तो प्रोटेक्टेड होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ जो एनिमल्स है वो भी अपने आप ही प्रोटेक्टेड होंगे, क्योंकि वहां पे हम जाते ही नहीं, कुछ भी करते नहीं। तो हमने क्या कहा, वहां पे उसको हमने क्या कहा, सैक्रेड ग्रुप कहा। क्या कहा, सैक्रेड ग्रुप कहा। और सैक्रेड ग्रुप के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये एग्जांपल्स आपको याद करना है, वो एग्जांपल्स आपको याद करना है। तो एग्जांपल है, कहां पे कौन मिलेगा उसको याद करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेक्रेड लेक्स। क्या है, सेक्रेड लेक्स। सेक्रेड लेक के एग्जांपल क्या है, कुछ लेक होते हैं जिसको हम काफी होली मानते हैं, जैसे कि पुष्कर लेक इन राजस्थान, या फिर कौन सा आपका, इसको पढ़ लेना, ये सब सिक्किम में ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेक्रेड प्लांट्स। कुछ प्लांट को हम काफी होली मानते हैं, जैसे कि तुलसी हो गया, या फिर रुद्राक्ष हो गया, या फिर आपका फाइकस रिलीजियोसा हो गया, ये सब क्या है, काफी सेक्रेड है। तो उनको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या आपका कंजर्वेशन। उसके बाद क्या है, कन्वेंशन है। क्या है, कन्वेंशन। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है देख लिया, बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस, बेनिफिट क्या है देख लिया, बायोडाइवर्सिटी क्यों लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या है, ये हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कन्वेंशंस बने, है ना। लोगों ने सोचा कि अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाए तो हम ही खत्म हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया। मतलब हमने कुछ कन्वेंशंस लिया, मतलब मीटिंग किया हमने। अगर ये बायोडाइवर्सिटी खत्म तो हम भी खत्म, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम। और एक चीज याद रखना, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपको क्या नहीं करना है, फालतू में किल नहीं करना है। अगर आपने किल किया तो फिर आपने बहुत गलती किया,
ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ जो आपके इंटरनेशनल बॉडीज है वो आए एक साथ है और डिस्कस किया कि देखो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, हमें डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और इसलिए कुछ कन्वेंशंस हुआ और उसमें से दो कन्वेंशंस आपको याद रखना ही रखना है। उसमें से एक क्या है तो मैं बोलूंगा कौन सा, अर्थ समिट, द अर्थ समिट। और दूसरा क्या है, वर्ल्ड समिट। कहां पे हुआ था ये याद रखना है, कब हुआ था ये याद रखना है। तो अर्थ समिट कहां पे हुआ था, ये हुआ था आपका कहां पे, जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था आपका, 1992 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको मैं और क्या कहता हूँ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं। और वर्ल्ड समिट कहां पे हुआ था, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, और ये कब हुआ था आपका 2002 में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, मतलब ये कहां पे हुआ था ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब था बच्चों, आई होप ये सब हुआ हो, मतलब ये सब समझ में आया होगा। और आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस भी कर लेना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बताया है, कोई बात नहीं, आप बुक से क्वेश्चन कर लेना। अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। थैंक यू।